बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मुस्कुरा एक्स्ट्रा रही हूँ। वैसे इतनी गुंजाइश थी नहीं एक्स्ट्रा मुस्कुराने की जितनी मैं मुस्कुरा लेती हूँ। आज इसलिए मैं इतना मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि आज दिन ही बड़ा प्यारा और बड़ा ख़ास सा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड रेडियो डे मनाया जा रहा है। मुस्कुरा रही हूँ नॉस्टैल्जिया की वजह से, पुराने वक्तों की वजह से जो रेडियो से रिलेटेड मेरी मेमोरीज़ हैं और मुझसे पिछली जनरेशन की जो रेडियो से मेमोरीज़ हैं। देखिए व्यूअर्स, एक वक्त होता था जब मतलब इस किस्म के रेडियोस होते थे। टीवी बड़े कम लोगों के घर में होता था, बल्कि टीवी तो ऑब्वियसली रेडियो की बाद की इन्वेंशन है। सो रेडियोस आए भी तो मतलब टीवी जब आया भी तो रेडियो उसी तरह इट वेंट स्ट्रॉन्ग आज भी। लेकिन जब इनिशियली टीवी का एडवेंट हुआ तो लोगों ने कहा कि यार अब तो रेडियो ख़त्म हो जाएगा। जब आपको देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं साथ में, तो फिर सिर्फ सुनने पे कौन जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स व्यूअर्स, गाड़ी में एक से दूसरी जगह जाना, ऐसे इलाके जहाँ पे टीवीज़ अवेलेबल नहीं होते, रेडियो की अपनी जो वैल्यू और इम्पोर्टेंस है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। छोटे होते थे तो आई रिमेंबर कि रेडियो के ऊपर मॉर्निंग शोज़ भी होते थे, बच्चों के ड्रामे भी होते थे, बड़ों के ड्रामे भी होते थे, प्रॉपर टॉक शोज़ होते थे रेडियो पे जिनको हम बड़े गौर से सुना करते थे और बड़े मज़े मज़े की बातें होती थी। एंड बिकॉज आप देखने की मतलब किसी भी चीज़ को देखते हुए डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होते थे, तो आपका टोटल फोकस बातें सुनने पे होता था। अच्छा, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स होते थे। किसको याद है कि अबाउट 30 ईयर्स अगो, नहीं 40 ईयर्स अगो, क्रिकेट मैचेस वगैरह भी जब होते थे तो हर बंदा जो है वो रेडियो लगा के सुन रहा होता था और एक हुजूम साथ बैठा हुआ होता था। और रेडियो अब अगर आप देखें तो इंटरनेट पे भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, थ्रू वाईफाई। रेडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी मोबाइल सर्विसेज के थ्रू, बिकॉज आप रेडियो की ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान की अगर बात करें तो रेडियो पाकिस्तान तो एक इंस्टीट्यूशन इन इट सेल्फ है। और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान की ऐसी रिलेशनशिप है, का ऐसा ताल्लुक़ है कि जैसा भाई और बहन का आपस में ताल्लुक़ होता है या दो भाइयों का आपस में ताल्लुक़ होता है। सो रेडियो भी पीटीवी के लिए, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए घर ही है। एंड रेडियो की वैल्यू और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ वही वाली बात है ना कि रेडियो एक बहुत ही कन्वीनियंट और सस्ता तरीका है राब्ते में रहने का, कनेक्टेड रहने का। रेडियो पे बाहर के ममालिक में आपको पता है ऐसे रेडियो स्टेशंस हैं जहाँ पे आप सिर्फ ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि किधर कितना रश है, क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे रेडियो शोज़ हैं जो सुबह के वक्त लगते हैं, जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं 2 घंटे 3 घंटे के ड्राइव टाइम के, वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। आज भी रेडियो, बल्कि रेडियो थोड़ा सा पॉडकास्ट स्टाइल में अब चेंज हो गया है इस लिहाज से कि बहुत से लोग जो हैं अपने रेडियो को जब मतलब शो कर रहे होते हैं तो रेडियो पे तो ऑन एयर जा ही रहा होता है, साथ साथ लाइव फीड के थ्रू भी लोग ऑन एयर चले जाते हैं, तस्वीरें भी साथ साथ लगती हैं, लोग अपने सोशल मीडिया पे लाइव चले जाते हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है शो का। अगेन क्रिकेट मैचेस आज भी जब फॉर एग्जांपल बंदा एक से दूसरी जगह जा रहा होता है, बहुत से लोग चलो अपने फ़ोन की डेटा के थ्रू देख लेते हैं मैच को किसी चैनल के ऊपर या व्हाटएवर, बट रेडियो पे मैच को सुनने का जो एक मज़ा आता है वो और किसी चीज़ का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जो एक मोमेंट्स होती हैं, क्योंकि बंदा फिर हर चीज़ इमेजिन कर रहा होता है। टीवी की एक प्रॉब्लम ये है कि टीवी के ऊपर आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है, आपका दिमाग एक्स्ट्रा नहीं सोच रहा होता। रेडियो में या किताब पढ़ने में तो आपकी टोटल इमेजिनेशन का इस्तेमाल हो रहा होता है, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही होती है। अच्छा, रेडियो को जंग के दौरान जब 1965 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, तो इस दौरान भी रेडियो की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, रेडियो के जो आर्टिस्ट ने एफ़र्ट्स किए, फिर जो म्यूज़िक से रिलेटेड लोगों ने एफ़र्ट्स किए, वो बिल्कुल भी इग्नोर और नेगेट नहीं किए जा सकते व्यूअर्स। जो मोटिवेशन रेडियो पाकिस्तान के एंड से लोगों को आई, तरानों के थ्रू, मिली नगमों के थ्रू, मोटिवेशनल सॉन्ग्स के थ्रू, अगेन उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। तो रेडियो तो एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और मॉडर्न एरा में जिस चीज़ की मुझे खुशी होती है वो ये है कि लोग गाड़ी चलाते हुए अक्सर रेडियो सुन रहे होते हैं। घर पे भी अगर सारे बैठे हुए हैं, जिस तरह बाहर लॉन में बैठे हुए हैं, तो रेडियो लगा लिया और सारे बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह आजकल मौसम भी बड़ा अच्छा है, सो एन आइडियल टाइम टू लिसन टू द रेडियो। उसके अलावा जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन हैं, स्पेशली जो लोग देख नहीं पाते, उनके लिए रेडियो एंटरटेनमेंट का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। सो आज हम रेडियो की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में
वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड रेडियो डे मनाया जा रहा है। डिफरेंट किस्म की सेलिब्रेशंस रेडियो चैनल्स पे भी चल रही होंगी, आई एम श्योर। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अगर आपने भी हमारे साथ शेयर करना है कि रेडियो की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, आपकी बचपन की रेडियो से रिलेटेड क्या मेमोरीज़ हैं। आई रिमेंबर के वो जो ड्रामे बच्चों के होते थे वो हम बड़े शौक से सुना करते थे। जब छोटे होते थे तो रेडियो पाकिस्तान पे लगते थे तो लगा दिया जाता था, और शाम को जो है ना थोड़ी देर के लिए, मतलब वो जो हाफ एन आवर 1 आवर का जो स्लॉट होता था वो हम बैठ के सुनते थे और बहुत इन्जॉय करते थे। सुबह जब स्कूल जा रहे होते थे तो गाड़ी में रेडियो लगा हुआ होता था, हम रेडियो सुन रहे होते थे। एंड द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, रेडियो शोज़ के अंदर फिर कॉल करके बात करना, फिर आपने रिक्वेस्ट की किसी गाने की, आपका वो गाना लग जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी और मज़े की मेमोरीज़ जो हैं मेरे लिए होल्ड करती हैं। तो आपके लिए रेडियो की क्या मेमोरीज़ हैं, क्या मोमेंट्स हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। किचन की तरफ रुख करते हैं, बल्कि शेफ़ सैयदा नूर हैदर से भी जानते हैं कि उनकी रेडियो से रिलेटेड क्या मेमोरीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शेफ़ नूर, रेडियो हर बंदे का एक डिफरेंट है। जिस तरह मैचेस के दौरान मैं, हमारे हमसायों के सारे बच्चे, सारे जो घरों में स्टाफ लोगों का एक जगह रेडियो लगा तो सारे बैठ के सुनते थे। और मेरी भी बहुत अच्छी उसके साथ मेमोरीज हैं। मैंने नात पढ़ी थी रेडियो स्टेशन में जब मैं स्कूल गोइंग थी। ओह वाओ, ओके। और मुझे अभी भी याद है, मुझे 300 का चेक मिला था और जो कि मेरा आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किलों से कैश हो गया था। और मैं गज़ल टाइम बहुत सुनती होती थी, 11 बजे लगता था गज़ल टाइम, और मैं रेडियो में ज़रूर सुनती थी। सब सो जाते थे और बड़े मज़े का और बड़ा मज़ा आता था और बहुत ही ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया रेडियो को। अच्छा, और आरजे से कितना प्यार हो जाता है इंसान को। जो हमारे जो रेडियो जॉकीज होते हैं, अब तो खैर आप देख सकते हैं व्हाट दे लुक लाइक, राइट। पहले आपको कुछ नहीं पता होता था, कुछ नहीं पता होता था कि क्या लुक है, कि बस आप उनकी आवाज़ सुनते थे। हाँ, और आप उनकी आवाज़ के फ़ैन होते थे। बिल्कुल सही। और उनकी नॉलेज के फ़ैन होते थे। बिल्कुल सही। दिखने में कोई कैसा लगता है। अच्छा, बहुत से आरजेस इस दौरान ऐसे भी सामने आए जो देख नहीं सकते थे, जो डिफरेंटली एबल्ड थे, जो व्हील चेयर्स में थे। क्यों? क्योंकि उनकी ये लिमिटेशन नहीं थी ना, उन्होंने स्क्रीन पे नहीं आना था, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज़ के थ्रू, जैसे हमारे मोहसिन भाई हैं, वो बड़े बेहतरीन एक आरजे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे काम करते हैं, रेडियो जॉकी हैं। अब बात ये कि इतने आरजेस हैं, हम बल्कि अपने शो पे भी बुलाते हैं आरजेस को, क्योंकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट एरिया है मीडिया का। मैंने बहुत एंजॉय किया रेडियो को, बहुत ज़्यादा। एंड रेडियो है ही इतनी खूबसूरत चीज़। देखिए, अब तो इतनी सी छोटी छोटी सी डिवाइसेस हो गई, बल्कि फ़ोन के ऊपर आप अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन की ऐप डाउनलोड कर ली और आपने उसको ऑन कर दिया और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिस तरह मैं कहती हूँ वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बड़ा अच्छा टाइम है कि आपने किसी ऐसे टाइम पे वॉक के लिए निकले, जैसे कि आपने कहा गज़ल टाइम। गज़ल टाइम बहुत अच्छा था, रात को लगता था 11 बजे। अच्छा, अब देखिए 11, अगर आपने 12 बजे तक जागना ही है तो क्या बेहतर नहीं है गज़ल टाइम लगाया, कान में टूटियां डाली, मतलब हेडफोन्स डाले, हम तो टूटियां ही कहते हैं अब, कान में टूटियां डाली और निकल पड़े। और फिर आपने अपनी 45 मिनट्स की आराम से एक्सरसाइज वॉक कर ली, हाफ एन आवर की वॉक कर ली, घर आ गए, आपका गज़ल टाइम फिर भी चल रहा है। उस वक्त आपको ये नहीं पता हो रहा होता है कि आप वॉक करें, आपको लग रहा होता है कि आप सुन रहे। तो वो आपका टाइम, आपका देखिए, रेडियो इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। और आप आरजेस को अगर गौर से सुनने तो आप नोट करेंगे कि कितने नॉलेजेबल लोग बैठे हुए होते हैं। आरजे की नॉलेज अगर ना हो, उसको बोलना ना आता हो, उसका अंदाज़े बयां अच्छा ना हो, तो यू कांट बी एन आरजे। आपके टोटल नॉलेज और आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। एंकरिंग में तो कहते हैं चलो देखने में अच्छे हैं लड़का या लड़की, चलो डजंट मैटर, सिखा लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ज़्यादातर रेडियो शोज लाइव होते हैं, रिकॉर्डेड नहीं होते। तो लाइव शो के अंदर फिर वो कॉल करने की एक एक्साइटमेंट, वो एक फन, और फिर चीज़ें जीतने का आपको मौका मिलता है। बहुत सी कैंपेन्स भी चल रही होती है रेडियो पे, आप कॉन्सर्ट के टिकट्स जीत जाते थे, इतनी चीज़ें होती थी उससे। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मैच लगा दें और आप इतना अच्छा आपका जो है आपका टाइम गुजरता है। तो अब आगे वैसे ही ये वाला टाइम आ रहा है सबका। ओके, सो किचन में क्या बन रहा है? बड़ी ब्राइट सी चीज़ें आपने किचन में रखी हैं। रेड भी नजर आ रहा है, येलो भी नजर आ रहा है, ऑरेंज भी नजर आ रहा है, ग्रीन भी नजर आ रहा है। आज हम बनाएंगे जी कॉन्टिनेंटल डिश है, रोस्टेड मैक्सिकन चिकन। एक ही होता है रोस्टेड मैक्सिकन चिकन। ये बहुत ही डिलिशियस बनता है और इसको हम गार्लिक राइस के साथ इसको सर्व करेंगे। ये बहुत मजे का बनता है, आप टेस्ट जरूर कीजिएगा, चाहे 1 स्पून कर लें, लेकिन कीजिएगा जरूर। नहीं, बट मुझे ये बताइए कि क्या ये ग्रेवी वाली डिश है, ये पूरी चिकन है, ये क्या है? जी ग्रेवी वाली है, ग्रेवी वाली है जी। चलिए फिर रेसिपी की तरफ आते हैं, क्योंकि व्यूअर्स एक बात, मैक्सिकन खाना जरूर ट्राई कीजिएगा। मैक्सिकन स्पेनिश वाला खाना, हमें जिस तरह मिर्चों वाले खाने पसंद होते हैं ना, मैक्सिकन खाने की एक अच्छी एक मज़े की चीज़ ये होती है कि कॉन्टिनेंटल होता है लेकिन स्पाइसी होता है। तो जो लोग
स्पाइसी पसंद करते हैं, जैसे कि मैं बहुत पसंद करती हूँ, आई लव टाकोस, आई लव quesadillas, बुरीटोज, नाचोज, लोडेड नाचोज तो हर रेस्टोरेंट में आजकल मिलते हैं, बिल्कुल। तो ये मैक्सिकन खाने के जुमरे में आता है। जी। और इनकी कॉन्टिनेंटल ग्रेवी वाली डिशेस भी बड़ी मज़े की होती हैं। जी जी जी, इसके लिए हमें चाहिए जी मुर्ग का गोश्त 2 कप, इसको हम स्लाइस में काट लेंगे, ठीक है जी। इसको हम मैरिनेट करेंगे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, तेल 2.5 खाने के चम्मच, 2.5 खाने के चम्मच। इनको हम मैरिनेट कर देंगे और इसको फिर हम डीप फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और उसके लिए बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए, स्वीट कॉर्न चाहिए 1/2 कप, गाजर चाहिए हमें लंबाई में कटी हुई 1/2 कप, काला जैतून चाहिए हमें 1/3 कप, हरा जैतून चाहिए हमें 1/3 कप, शिमला मिर्च चाहिए हमें 2 अदद, ये भी हमें लंबाई में कटी हुई चाहिए, काली मिर्च फ्रेश पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, केचप 2 कप, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, यखनी 3 कप, लहसुन चॉप्ड 2.5 खाने के चम्मच, चिली पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और काजू इसमें आप डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए, काजू, पीनट्स और रोस्टेड आलमंड स्प्रिंकल कर सकते हैं हम कोई भी। इसका तरीका ये है जी कि हम इसको मैरिनेट करके चिकन को, और इसको हम डीप फ्राई कर देंगे। हमने स्लाइस कट काटना है बिल्कुल थिन स्लाइसेस में, और उसके बाद हम फिर जो है वो गार्लिक को सौते करेंगे, और गार्लिक को सौते करके हम इसमें हम जो है वो चिली पेस्ट डालेंगे और हल्का 1 मिनट के लिए उसको फ्राई करेंगे, और उसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। चिकन को हम इसमें फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए, और उसमें फिर हम अपनी स्टॉक डाल देंगे, और उसमें फिर हम अपनी ऑरिगेनो, नमक, काली मिर्च ये डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर की पेस्ट डाल के 1 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे, और उसके बाद सारी वेजिटेबल डाल के और इसको हम कवर करके स्टीम कर लेंगे 1 मिनट के लिए, और इसको हम फिर सर्व कर देंगे। और उसके ऊपर हम हरा प्याज की गार्निशिंग, आपके पास काजू है, आपके पास आलमंड्स हैं रोस्टेड, आपके पास पीनट्स हैं रोस्टेड, और उससे हम उसको गार्निशिंग करके सर्व कर देंगे गार्लिक राइस के साथ। तई को व्यूअर्स देखें, इतनी वेजिटेबल्स और इतने मज़े की ये डिश है कि आप अगर विदाउट राइस भी खा लें, फुल मील है, कॉर्न्स भी हैं इसमें, कॉर्न भी है, वेजिटेबल गाजर भी है, इतनी इसके अंदर हाँ। वेजिटेबल्स है कि इन इटसेल्फ, जिस तरह बहुत लोग कहते हैं ना कि यार निरा सालन तो नहीं खाया जाता, तो आप ये वो वाला निरा सालन है जो आप खा सकते हैं। जी। आप बड़े आराम से आइसबर्ग लेटस लें, आप इसके रैप्स भी बना सकते हैं। आपने आइसबर्ग लेटस ली, दूसरी वाली लेटस नहीं, नॉर्मल जो आइसबर्ग लेटस होती है, आपने आइसबर्ग लेटस ली, लेटस के पत्ते के अंदर आपने इसको डाला, इसको ग्रेवी समेत, और उसको ऐसे रैप करके एक सैंडविच की तरह खा लिया। बहुत मजे का बनता है, बहुत मजे का हाँ बनता है, जी। और बात यह कि बड़ा मजे का बनता है और उसके साथ साथ हेल्दी भी है। सो आप राइस भी साथ सर्व करें, गार्लिक राइस, साथ में आप थोड़ी स्टीम वेजिटेबल्स भी रखते हैं, और आप साथ में आइसबर्ग के इस तरह करके पत्ते जो है ना, पीसेस ऐसे ऐसे करके पूरे पूरे रख दें, तो आपने बड़े मजे की ना ये एक डिश बन जाती है। लो आप उसके ऊपर चीज डाल लें, जो आपने करना है कर लें। और गार्लिक राइस के लिए जी 2 कप चावल हैं बॉईल किए हुए, हरा प्याज आधा कप है, नमक 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, लहसुन 4 खाने के चम्मच, और तेल जो है वो 4 खाने के चम्मच। इसको हम तेल में सौते करेंगे गार्लिक को, और उसके बाद इसमें हम चावल डाल देंगे, हरा प्याज डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे, चिकन पाउडर डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, और 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, और फिर हम इसको सर्व कर देंगे, और ऊपर थोड़े से हरे प्याज के पत्ते डाल के हम इसको सर्व करेंगे। वंडरफुल। तो ये हमारी रेसिपीज़ हो गई, आपने ज़रूर ट्राई करनी है व्यूअर्स। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक में जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट पेश करना है, जिनकी आज पहली बरसी है। आज ज़िया मोइनुद्दीन साहब हमसे जुदा हुए थे, आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन एब्सोल्युटली अमेजिंग टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर, इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक, इतनी नॉलेज, एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, एक बेहतरीन डायरेक्टर, अमेजिंग प्रोड्यूसर। आप 1931 में पैदा हुए, और आपने पाकिस्तानी सिनेमा और बरतानवी सिनेमा में भी काम करते हुए आपने इनको देखा। आपको प्रेसिडेंट की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 13 फरवरी 2023 को कराची में हुई। हम ज़िया मोइनुद्दीन साहब को याद कर रहे हैं। व्हाट अ ग्रेट मैन। जब जिंदा थे तो लिविंग लेजेंड थे, आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका काम इतना ब्रिलियंट है कि वो हमेशा हमारे लिए ज़िंदा रहेंगे एज अ लेजेंड। तो आइए उनके लिए दुआ करते हुए ब्रेक में जाते हैं कि अल्लाह पाक ज़िया मोइनुद्दीन साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक और बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट की आज डेथ एनिवर्सरी है, एक बेहतरीन सिंगर और कंपोज़र।
रॉबिन घोष साहब, जिनके नाम जैसे ही हमारी इंडस्ट्री का कोई भी बंदा सुनता है तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है हम किसकी बात कर रहे हैं। पैदा तो आप 13 सितंबर 1939 को हुए। चंदा आपकी पहली उर्दू फिल्म थी और उर्दू फिल्म है। इसके अलावा और भी बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में आपने काम किया। फेमस फिल्म्स की अगर हम बात करें तो चकोरी, आईना, तलाश, इस तरह की फिल्मों में आपने काम किया। आपको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। आपकी डेथ एनिवर्सरी होती है 13 फरवरी 2016 को। आज हम रॉबिन घोष साहब को भी याद कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और पीटीवी पे आप देख ही रहे होंगे कि वेरियस जब भी हमारे किसी भी ग्रेट आर्टिस्ट की इस तरह एनिवर्सरी होती है, डेथ एनिवर्सरी होती है, सालगिरह होती है, कोई स्पेशल मौका होता है, तो एज ए स्टेट चैनल हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उस दिन की आपको आगाही भी दें और ट्रिब्यूट भी पेश करें। आइए मिलते हैं शर्मीन से, जो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हेल्थ एडवाइज़र हैं। शर्मीन यासीन हमारे साथ हैं। क्या हाल है शर्मीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शर्मीन सही बोला ना? जी जी, शारमीन कहती हूँ, है शर्मीन। हाँ एग्जैक्टली। मैं बोल बोल के अपने आप को याद कराती हूँ। असल में होता ही है ना कि कुछ नाम ऐसे होते हैं। अब मेरा नाम जुगन है, राइट? है तो पेट नेम। कोई जुगन बुला रहा होता है, कोई जुगनू बुला रहा होता है। असल में प्रोनाउंसिएशन में भी बंदा फंस जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आज हमने बात एलर्जीज़ की करनी है आगे जाके, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है हमारे यहाँ, हम अपने बच्चों को, देखिए बच्चा पैदा होता है, हम हमेशा कहते हैं माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। बिल्कुल। खुदा ना खास्ता किसी मेडिकल इशू की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप अपना दूध नहीं पिला पाते या नहीं, कोई जो भी आपका पर्सनल ये है, आपने किया, आपने दूध पिलाया बच्चे को। अच्छा, फिर जब टाइम आ जाता है बच्चे को ठोस ग़िज़ा पे लाने का, तो बहुत से लोग जो हैं अपना दूध पिलाना छुड़ा देते हैं, जबकि अगेन 2 साल तक का हुक्म भी दिया गया है और अगर कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर अक्सर लोग जो हैं वो डब्बे के दूध पे आना शुरू हो जाते हैं जी। और फिर होता ये है कि बच्चा 7-8 साल का भी हो जाता है तो उसको पाउडर दूध दिया जा रहा होता जी है। बिल्कुल। तो मैं इस पे आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगी कि एक न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बीइंग अ हेल्थ एडवाइजर ऑल्सो, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रा मुझे गाइड करें इससे रिलेटेड। देखिए ये तो अंडरस्टूड बात है कि माँ का दूध, माँ का दूध, माँ का बिल्कुल, दूध, ठीक है, ये बिल्कुल, बात अंडरस्टूड है, ऐसे ही है। नहीं पिला सकते, कोई इशू है। ऑब्वियसली आपने डब्बे का पिलाना है क्योंकि उसके अंदर मुकम्मल चीज़ें होती हैं। गाय का दूध 6 माह का बच्चा नहीं पी कंज्यूम पाता। कर सकता, बिल्कुल। ठीक हो गया, बिल्कुल। अंडरस्टूड हो गई बातें। लेकिन जो ये डब्बे का दूध जिंदगी का फिर एक हिस्सा ही बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम किस तरह से छुटकारा पा सकते और ये मतलब थोड़ा सा इससे हमें रिलेटेड गाइड ज़रूर करें। हैं? बिल्कुल जी। जिस तरह आपने बात की है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम काऊ मिल्क भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी बच्चे को जो है वो हम छोटी एज में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन इश्यूज़ जो हैं वो कोज़ करते हैं। अब बहुत से एब्डोमिनल इश्यूज़ जो हैं वो जो बच्चों में जो पाए जाते हैं, उनको फीसिस में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड रहना शुरू हो जाते हैं बच्चे, और बहुत लॉन्ग टर्म आप समझ लें कि बच्चों को जो है वो अपनी गैस ट्रबल जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो वो अक्सर जो माएँ होती हैं वो करती ही हैं कि बच्चों को जो है वो बहुत छोटी एज में जो है वो पाउडर मिल्क के ऊपर ले आते हैं। अब पाउडर मिल्क आप एक तरह से समझ लें कि एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक तरह से फूड आपको प्रॉपर आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। मैं अगर आप बात करें कि पाउडर मिल्क जो है वो इतने छोटे बच्चों को देना चाहिए या किस एज में आप उसको लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, मैं इसको बिल्कुल 100% रिकमेंड करती हूँ कि आपको लेना चाहिए। उसकी सबसे पहले मेन वजह अच्छा, लेना चाहिए, ले सकते हैं आप। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी लॉजिक बताती हूँ कि क्या है। देखिए 2-3 चीज़ें, एक आपको मिल जाता है होल मिल्क का, पाउडर मिल्क आपको मिलता है, एक आपको मिलता है स्किम मिल्क का, और एक आपको मिलता है जो आप टी वाइटनर के तौर पे यूज़ करते हैं। भाई टी वाइटनर और स्किम मिल्क तो आप बच्चों की ज़िंदगी से निकाल दें, जी राइट? बिल्कुल बिल्कुल। होल मिल्क जो आप समझ लें कि जो स्किम मिल्क है, जिसकी हम अभी आगे मैं बात करूंगी, ये ऐसी चीज़ है जो कि एक आपको लॉन्ग प्रोसीजर से गुजर के आपको ड्राइड फॉर्म में जो आपको दूध मिलता है, जिसके अंदर से सारे फैट्स जो हैं वो आपके मिल्क के अंदर से निकाले जाते हैं। होल मिल्क का जो पाउडर होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बच्चों को हम लोग दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको फैट की क्वांटिटी भी मिल जाती है और उसके साथ साथ उन्होंने शुगर्स भी ऐड किए होते हैं। इसके अंदर लैक्टोज आपको बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, शुगर आपको अच्छी अमाउंट में मिल जाती है। तो ये बच्चों के लिए एक अच्छी और हेल्दी चीज़ है, क्योंकि बहुत से फर्स्ट प्रियोरिटी, जिस तरह आपने पहले बात की है कि माँ का दूध का उसको कोई और नेमल बदल नहीं है, तो पहली प्रियोरिटी जो है वो माँ का दूध ही होना चाहिए। बच्चों को जो है वो मदर फीडिंग पे ही रखना चाहिए। अगर कोई किसी सर्टन वजह से जो है वो बच्चा नहीं ले रहा है, या फिर उसको आप समझ लें कि उसकी इम्यूनिटी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपनी जो है वो मदर फीड पे ना आ सके, तो फिर हमारी जो है वो सेकंड प्रियोरिटी वो यही होनी चाहिए कि हम बच्चे को जो है वो आप जो समझ लें कि मिल्क पाउडर है, हम उसके ऊपर जो है वो लेके आ सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स प्लीज़, एक सर्टन एज के बाद, जिस तरह बच्चा साल का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका जो पाउडर वाला दूध है ना,
वो बच्चे की मुकम्मल मील नहीं रहता। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। अच्छा कुछ नहीं कर रहा, दूध पिला दो। फॉर द शॉर्ट इंटरवल आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो ग़िज़ा लेनी है। नहीं, व्हाट आई मीन इसके देखे ना, जैसे कि दूध तो बच्चे को हम कहते ही हैं कि पिलाना चाहिए। अब आप बच्चे को दूध पिलाएं, दिन में 2 दफ़ा ज़रूर पिलाएं, लेकिन वो जो आप दिन में 2 दफ़ा दूध पिला रहे हैं उसको आप उसकी खुराक के उस खाते में नहीं डाल सकते। बिल्कुल। और अगर आप पाउडर दूध इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप बाकी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। जैसे कि आप बच्चा जो है आपका सिर्फ सारा दिन जो है वो नगेट्स खा रहा है, बिल्कुल, फ्राई चीज़ें खा रहा है, अनहेल्दी चीज़ें खा रहा है, प्रोसेस चीज़ें खा रहा है, तो मेरी जान फिर तो ये दूध एक लाइफ सेवर बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली हर चीज को कवर करना चाहिए ना। फल खिलाएं बच्चे को, आप क्यों उसको विटामिन्स दे रहे हैं, आप उसको खिलाएं। बिल्कुल, वो अगर ऑरली वो कंज्यूम कर सकता है तो इससे बेहतरीन चीज लोग क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं डब्बे वाला, साथ में मल्टीविटामिन देना शुरू कर देते हैं छोटे बच्चों को, और बस उनका ये सिलसिला होता है। देखिए विटामिन डी समझ आती है, हमारे मुल्क में एक इशू है कमी विटामिन डी की, किसी चीज की आयरन की अगर बच्चा पैदा हो कमी के साथ, समझ आती है कि आपने बेतुका बच्चे को मल्टीविटामिन और सिर्फ दूध के ऊपर चलाने के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ, जो बहुत लोग करते हैं, और बच्चे फिर सारा दिन सिर्फ चिप्स खाते हैं या नॉनसेंस खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो बच्चे कंज्यूम कर लेते हैं। अब जिस तरह बात की जाए कि 6 माह का जो बच्चा है अगर वो मदर फीड नहीं ले रहा तो हम उसको पाउडर मिल्क दे सकते हैं। 6 माह के बाद जो है वो बच्चा ऑब्वियसली उसका डाइजेशन जो है वो इतना प्रोसेस हो गया होता है कि उसका जो है वो डाइजेशन में इतना मसला नहीं आएगा, तो आप फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे मिल्क के ऊपर लेके आ सकते हैं। जो काऊ मिल्क है वो आप तकरीबन 1 साल के बाद, जो 1 साल से बच्चा बड़ा हो जाता है, आप उसको दे सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि वो भी डाइजेशन में जो है वो इशू करता है। और मेडिकली 6 महीने तक, देखिए मैं अभी मजहब की बात ही नहीं करी, मजहब में तो आपको 2 साल का हुक्म दिया गया, लेकिन अगर आप मजहब के से हट के भी बात करें तो 6 महीने मिनिमम आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, पीडियाट्रिशियन भी रेकमेंड करते हैं बच्चों के लिए, और गायनी ये रेकमेंड करती है माओं के लिए। बिल्कुल, कि ये माँ के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, आपका सिस्टम नॉर्मल करने में, आपका यूट्रस वापस जगह में ले जाने में, इन सब चीज़ों में आप जब बच्चे को फीड कराते हैं तो आपको बड़ी हेल्प मिलती है। और जो इवन के जो आपने प्रेगनेंसी में वेट गेन किया होता है वो भी आपका ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो आपका वेट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अच्छा, ये तो दूध की बात हो गई। प्रोसेस्ड फूड की आप बार बार बात करिए, प्रोसेस्ड फूड के जुमरे में क्या आता है और इनमें मसला क्या है, क्योंकि बच्चों की तो सारी चीज़ें प्रोसेस है। जब मेरा हमजा छोटा होता था, अभी भी मिलते हैं लेकिन अब पाकिस्तान में शुक्र है कम हो गए ये आने। हमजा जब छोटा होता था तो इतनी इतनी जार्स मिलती थी बने हुए खाने की, कि ये मैश्ड पीस हैं, ये मैश गाजर है, ये मिक्स वो है, और लोग जो है वो कहते थे तुम ये लो। मैं कहती थी भाई मैं ये क्यों लूँ, इसमें डली हुई है चीज़ें। मैं कहती थी भाई अगर पीस के गाजर ही खिलानी है बच्चे को तो मैं घर पे खुद क्यों नहीं उसको बॉईल करके पीस के खिलाऊं। मेरी सारी दोस्तों ने अपने बच्चों को वो बोतलों वाले खिलाए हैं और अब पिटती हैं। ऐसे ही है कि देखें लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्सेस्ड होने के साथ साथ जो है वो देखते हैं मार्केट में जो नई चीज़ आती है उसको जो है भाई जो महंगी चीज़ है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए अच्छी हो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है कि अब देखिए आपके पास कोई भी मार्केट में चीज़, जिस तरह आपने बात की कैन फूड की बात कर रही हैं, प्रोसेस फूड की बात कर रही हैं, इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स जो इन्होंने ऐड किए होते हैं जिसके अंदर आपको जो है वो सोडियम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मिलता है। जब आपको, क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, या तो शुगर एक ऐसी चीज़ है या तो सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो वाफिर मिकदार में इनके अंदर जो है वो पाई जाती है। आपने खुद भी बल्कि देखा होगा कि जो कैन फूड होते हैं या जो जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं इनके अंदर शुगर एक तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो शुगरी चीज़ें होती हैं, और अगर जो सॉल्टी हैं तो उसके अंदर एक्सेस जो है वो उन्होंने सॉल्ट डाला होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता। लेकिन जब हम लोग टेस्ट करते हैं अपने टेस्ट बर्ड्स के लिहाज से तो उसके अंदर एक्सेस जो है उन्होंने सोडियम डाला होता है, जो कि आपको जो है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा एक तरह से कैंसर भी प्रोसेस फूड जो है वो कोज करता है, क्योंकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है एक तरह से वो ही रेगुलेट नहीं होगा, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होंगे, आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी, गैस ट्रबल होना शुरू हो जाएंगे। अब प्रोसेस फूड में देखेंगे हम लोग जो बच्चों को आप प्लीज मैं एक शिकायत कर लूं जी एक माँ होने के नाते, ये मेरे बच्चे कभी जाएं भी कहीं तो तब भी उनको मिलता है खाने के लिए, घर पे भी अगर बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, के टिफिन में भी देते हैं, स्कूल के टिफिन में लोग ये जो आपकी इंस्टेंट नूडल्स होती हैं, ये जो 5 मिनट में बन जाती हैं। देखिए एक बात मैं कि हम किसी भी ब्रांड को बुरा नहीं कह रहे जी, क्विक खाने के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, मैं उसकी भी लेकिन क्या आप इसको डेली मील बना सकते हैं कि आपने उसमें सिर्फ पानी डाल के उसको बॉईल किया। आप ब्रांड्स को भी देखें तो जब वो बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों को देना है तो उसमें आपको कहते हैं इसमें आप चिकन डाल दें, इसमें आप सब्जियां डाल दें, वो हेल्दी हो जाता है। चावल भी तो आप खाते ही है ना, तो इंस्टेंट नूडल तब तक तो ठीक है, लेकिन जो बड़े भी करते हैं अपने साथ ज्यादती, ये जो मिर्च मसाले वाले फ्लेवर्स होते हैं, मैंने एडल्ट्स को देखे कि रात का खाना 2 आपने वो पैकेट खा लिए,
अच्छा सो गए ये सोच के कि यार हमने कोई इतना हैवी चीज तो खाई नहीं, बिल्कुल, सालन बिल्कुल, सूलन तो खाया नहीं, अगले दिन सुबह इतना मुंह सूजा हुआ है, आंखें सूजी हुई है, मेरे साथ होता था। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बाद में पता चला कि इसमें तो कुछ ऐसे मसाले जात डले होते हैं जिनसे आपको स्वेलिंग हो जाती है, वो जो जिस मैदे आटे से बनी होती है नूडल्स, वो आपको स्वेल करा देते हैं। अच्छा, इस पे हम देखें कि मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि सिवियर, आप समझ लें कि इमरजेंसी वार्ड में होते हैं, जो सिर्फ ये पता लगता है कि उन बच्चों ने किस तरीके से जो है वो नूडल्स कंज्यूम किए कि रेगुलर बेसिस पे जो है वो और खाना शुरू कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पाइल्स हो उसकी इतनी जाती हैं अजियत छोटे होती बच्चों है, बिल्कुल, और वो लॉन्ग टर्म आपको जो है वो कॉज कर देती है। आप फिर बड़े होकर जब मेच्योर एज में जाते हैं तो फिर आपको बहुत सी आप समझ लें कि जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, फूड इंटॉलरेंस जो आप क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर, फिर आप उसको लॉन्ग टर्म खा भी नहीं सकते हैं, आपके मुंह से जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। अक्सर हम लोग इसको रात के टाइम में जो है वो मिडनाइट क्रेविंग्स हो रही होती है तो हम लोग जो है वो नूडल्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। अब देखें यार ये जान बच्चों पानी बच्चों में को ही बन बच्चों रही से है। जान छुड़ा, आई एम सॉरी, हाँ। बच्चों को मगरों लाने के लिए नगेट्स, बिल्कुल। इंस्टेंट नूडल और फ्रेंच फ्राइज, जी, ये जी, तीन चीजें इतनी दी जाती हैं। बिल्कुल देखिए ज़रूर थे, मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं देती, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उसके अलावा 2 मेरे स्टेप किड्स हैं। मेरा बेटा कमाल जो इस मतलब जो मेरा स्टेप बेटा इस 23 माशाल्लाह ना, जी, जी। वो जब भी आता है वो एक इंस्टेंट नूडल का उसको फ्लेवर बहुत पसंद है, जी, जी। वो ऑलमोस्ट डेली खाता है, लेकिन मैं बिल्कुल, कहती हूँ कि ये तुम्हारे खाने के जिम्मे में नहीं जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सिर्फ चस्का है। और वो जवान है बच्चा जी, माशाल्लाह। अब बूढ़ों को भी आजकल बहुत ज़्यादा इसकी जो आप समझ लें कि आदत लगी हुई है। अब देखें, जब आपको एक चीज़ इंस्टेंट मिल रही है, आप उसको पानी में डाल रहे हैं और वो स्वेल हो रही है, तो ऑब्वियसली वो आपके स्टमक में भी जाके जो है वो उसी तरह स्वेल होगी और सूजेगा। आपको वो जो है वो ब्लोटिंग फील होगी, और इसके साथ साथ आपको जो पेट आपका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका एक तरीका मैं आपको अच्छा, बताती हूँ। बच्चों को खिलाने के लिए तरीका बताओ, और जी, बड़ों जी, को जी, भी अगर मैं- भूख और देखो जैसे जी, जी, वर्किंग जी, जी। लेडीज या वर्किंग मैन को कभी कभी जल्दी 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 चाहिए होता होता है ना, लेकिन डेली लाइफ में आपको इसको ना जो है वो अपने लेकर आएं। लेकिन अगर आप इसको लेकर आना चाहते हैं, अगर आपको बहुत भी दिल चाह रहा है, क्योंकि अक्सर हम लोग इस तरह होता है कि अपनी क्रेविंग्स को नहीं रोक पा रहे होते हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि जब आप नूडल्स को बना रहे हैं उसका पानी एक दफ़ा जो है वो आप निकाल लें। जब आप उसका पानी एक दफ़ा निकाल लेते हैं तो एक्सेस अमाउंट में जो सोडियम है वो आपकी निकल जाती है, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स उन्होंने अंदर जो ऐड किए होते हैं वो भी एक तरह से निकल जाते हैं। और फिर इसके साथ बेहतरीन हाल ये होता है कि आप इसके अंदर जो वो चिकन ऐड कर लें, वेजिटेबल्स आप इसके साथ नहीं, जो लेकिन ऐड देखो कर ना लें। जो मसाले का पैकेट होता है, आप कह रही हैं कि उसमें बॉईल करके नूडल को पानी निकाल दें, वो पानी वाला? निकाल दें, या वो बिल्कुल। मसाला एंड में डालें? नहीं, आपने उसका पानी एक दफ़ा निकाल दें और फिर उसके बाद जो है वो आप अंदर जो है वो मसाला ऐड मसाला करें। डाल दें, बिल्कुल यानी कि वो जो सारी एक्स्ट्रा स्टार्च वाट नूडल की बिल्कुल, सारी है, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि आपने खुले पानी में एक दफा उसको बॉईल कर लिया 2 मिनट के लिए, बिल्कुल। उसको छान लिया, उसके बाद आपने उसको अच्छा, थोड़ा सा और अंदर आप ऐड कर लें, जो वाटर आप वो थोड़ा सा बाद में और ऐड कर लें अगर आपको सूपी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बता देती हूँ, मैंने अक्सर ये बच्चों के साथ जो के लिए जो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे चिकन के पीसेस या चिकन का कीमा ले लिया, जी, ये चिकन का ले बेहतरीन लिया, है। बीफ का ले लिया, मीन्स as long बहुत as उसको- कीमा ज़बरदस्त चीज़ है। कीमा, अच्छा कीमे को आपने थोड़ा सा अदरक लहसुन में भून लिया, थोड़ा सा उसके अंदर आपने अनियन डाल दिया। अच्छा, जो सब्जियां बच्चे शौक से खाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। नहीं भी खाते शौक से, आपने कॉर्न डाल दिया, आपने गाजर डाल दिया, आपने मटर डाल दिए, आपने ब्रोकली डाल दिया, आपने थोड़े मशरूम डाल दिए। जी, ब्रोकली ज़रूर, ब्रोकली तो जो बच्चों को ना छोटी एज से बहुत ज़्यादा पालक बड़ी introduce अच्छी कराना होती चाहिए। है यार। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रोकली भी और कॉर्न बहुत ज़बरदस्त तो चीज़ है। आपने इसको भून दिया, उसके बाद थोड़ा सा उसको कुक कर लिया। अगर कोई सब्जियों ने कुक होने, उसमें थोड़ा सा आपने पानी डाल दिया, वो कुक हो गई, उसके अंदर फिर आपने मसाला डाल दिया और जी। उसके अंदर आपने वो डाल दी नूडल्स। आपको एक्स्ट्रा कोई नमक शमक कुछ डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो मसाले वाले पैकेट में बतेरा नमक और बाकी बिल्कुल, चीजें होती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मेन चीज ये है कि आपने अगर इतनी सी नूडल्स उबाली हैं तो उसके साथ इतने कम से कम कीमा सब्जियां वगैरह हो, उसके अंदर जब आप मसाला डाल के उसको मिक्स करेंगे तो बिल्कुल। वो अच्छी सी आपकी एक चाउमीन मील बन लोमेन जाती है। टाइप मजे की नूडल्स बिल्कुल बने। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे ही है। सेहतमंद भी हों। सेहतमंद भी है, क्योंकि देखें ये जितनी भी चीज़ें प्रोसेस चीज़ें हैं, इसके अंदर एक तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, आपको न्यूट्रिएंट्स कम मिल रही हैं लेकिन कैलोरीज आपको जो है वो ज़्यादा मिल रही हैं। आपको फॉर द शॉर्ट इंटरवल आप समझ लें कि आपको एनर्जी मिल जाती है, आपको मंचिंग के लिए जो है वो कोई चीज़ मिल जाती है। जैसे बच्चे जो हैं वो चिप्स पसंद कर रहे होते हैं या जो बिस्किट्स हैं वो पसंद कर रहे होते हैं, तो बेहतरीन चीज़ ये है कि माओं को चाहिए कि आप अगर वो डोनट्स भी बाहर मार्केट से वो खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी प्रोसेस फूड जो है एक तरह से कहलाता है। तो आपको चाहिए कि घर में बच्चों को डोनट्स बना के दें, और अगर जो आप उसको ऑर्गेनिकली बनाएंगे तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल थिंग व्हिच इज फूड एलर्जीज। जी, यार आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ आती बच्चों की एलर्जीज की, एंड आई टेल यू व्हाई। जी, बीइंग अ मदर माई सेल्फ, बल्कि ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि देखिए, हम जब छोटे होते थे हम रोटी भी खाते थे, चावल भी खाते थे, हर चीज़ खाते थे जी, जब हम बड़े हो रहे थे। अब बच्चों की इतनी डाइट लिमिट कर दी है। मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो 6-7 साल के और कहते हैं आई डोंट ईट रोटी। मैं हर हमें रोज gluten allergy हमजा है। को, हसन को, नूर को, हमजा तो खैर अब थोड़ा सा अपने उसमें एलिमेंट में आ गया, लेकिन हसन और नूर को एक टाइम रोटी
एक टाइम चावल। जी और रोटी और चावल पे मेन फोकस नहीं होता, रोटी में ज़रूर आधी या फुल छोटी फुल्की खिला देती हूँ, लेकिन मेन फोकस होता है कीमे के ऊपर या जो भी मीट साथ खा रहे हो, साथ में सब्जियां होती हैं मिक्स करके साथ रायते के साथ, ताकि वो अच्छा। और चावल भी इतने चावल और बाकी जो है कीमा शीमा सब्जी वगैरह, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद कि बच्चों को पहले पीनट एलर्जी तो सुना था, नट्स की एलर्जी, अंडे की एलर्जी, दूध की एलर्जी, आटे की एलर्जी, मतलब कि ग्लूटेन एलर्जी, हर चीज़ की अगर एलर्जी बच्चों को होगी है तो हम इनको खिलाएं क्यों, और ये अब क्यों हो रहा है, इशू क्या है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे वेरियस डिफरेंट चीज़ें जो हम बच्चों को कंज्यूम करवाते हैं या बच्चे कंज्यूम करते हैं, हम खुद भी करते हैं, और उनको कंज्यूम करने का बेहतर तरीका क्या है। लेकिन फूड एलर्जीज का क्या, इंटॉलरेंस का क्या, जो आपको चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती। देखिए फूड एलर्जीज जो होती हैं, जैसे कि लोग कहते हैं हमें ग्लूटेन एलर्जी है, हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हमें फलां है, हमें फलां है, ये बच्चों को क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? अब देखिए दो चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, जो कि लैक ऑफ एजुकेशन है, या आप समझ लें कि हम लोग रिसर्च भी नहीं करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हर चीज़ आप समझ लें कि आपको फूड एलर्जी नहीं है, आप समझ लें कि आप कहते हैं कि आपको पीनट एलर्जी है, आपको जो है वो ग्लूटेन एलर्जी है, लैक्टोज एलर्जी आपको हो गई है, ये चीज़ होती है आपको इंटॉलरेंस। जब तक आप एक समझ लें कि एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको एलर्जी है तो आपको फिर प्रॉपर एपीपेन दिया जाएगा और आपको एंटी उसको एलर्जिक रिएक्शन के केस में चीज़ें दी जाएंगी। बिल्कुल पेट खराब हो जाना सिंपल, या पेट में मरोड़े पड़ना, इंटॉलरेंस, बिल्कुल एलर्जी नहीं, एलर्जी नहीं है। एलर्जी सिर्फ आपको उस आप समझ लें लेवल की होती है कि बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लें कि ज़्यादा लेवल की आपकी जो एलर्जी हो जाती है। इंटॉलरेंस इतनी सीवियर नहीं होती है, ठीक है, और आपको इंटॉलरेंस जो वो थोड़ी देर तक होगी और फिर वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पहले इचिंग फील होगी, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होनी शुरू हो जाएगी अपनी स्किन के ऊपर, इसके साथ आपकी जो है वो नैरोइंग ऑफ आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो होना शुरू हो जाएंगी। और ये डेथ कॉज करती किस तरह से, डेथ इस तरह से कॉज करती है कि आपकी जो सांस की नाली है, एक तो इसको जो है वो सूज जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस में जो है वो बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसके साथ साथ आपको खाना भी जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, आपकी जो है वो आवाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाहट आना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें जो बहुत सीवियर लेवल की हैं। अब हम बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस, जो कि हर दूसरे बंदे को है। अच्छा, फूड इंटॉलरेंस उसको भी है जिसको अल्सर्स की या तेजाबियत की प्रॉब्लम है और जो मिर्चें खा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फिर मिर्चों की इंटॉलरेंस है जी, और आपको ध्यान करना चाहिए। तो वही वाली चीज़ है ना कि मतलब जैसे कि मुझे पता है कि मैं दूध बहुत ज़्यादा मिकदार में पी लूँ, मेरा पेट चल जाता है जी। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मतलब चाय की हद तक तो दूध ठीक है जी, लेकिन अगर मैंने एक गिलास मिल्क शेक का पी लिया या आधा गिलास भी पी लिया तो मेरा पेट चल जाएगा। मुझे पता है कि मुझे इंटॉलरेंस है, बिल्कुल, लेकिन मुझे लैक्टोज से एलर्जी नहीं है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको एलर्जी सिर्फ मैंने वो बताया कि सीवियर लेवल की होती है और वो डेथ कॉज कर सकती है। अब जिस तरह हम इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, पीनट्स में होता है बच्चों के, बिल्कुल बाहर ऐसे ही है, बिल्कुल। अब जिस तरह हम इंटॉलरेंस की बात करें कि आपको स्टमक इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। आपके जितने भी इश्यूज़ आपके स्टमक से शुरू होते हैं, आप समझ लें कि वो आपको इंटॉलरेंस कहलाती है। जैसे कि आपको ब्लोटिंग फील होना शुरू हो जाती है, आपको डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। ये वो सारी चीज़ें जो इंटॉलरेंस हैं। अगर आप समझ लें कि आपको डाइजेशन में इशू आ रहा है, आपके फीसेस जो हैं वो आपके प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, आपको स्टूल पास नहीं हो पा रहा, तो ये इंटॉलरेंस कहलाती है। अब देखो ना, रोटी आप दिन में खाते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने रात को रोटी खाई तो आप सुबह सूजे हुए, आंखें स्वेट। बिल्कुल, मुझे अब समझ आ गई है मेरे लिए क्या वर्क करता है क्या नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीनट से मोस्टली लोगों को इस तरह होता है। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि आपको एक चीज़ से एलर्जी है और आपको इचिंग कॉज होना शुरू हो गई है, एलर्जी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम से जो है वो शुरू होने वाली चीज़ है, ठीक है। और जो इंटॉलरेंस है वो जस्ट आपके स्टमक के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, स्टमक से इश्यूज जो आपको होते हैं। अच्छा, बच्चों को किसी चीज़ से प्रॉपर एलर्जी है, हमें कैसे पता चलेगा? अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाए। जी, देखिए छोटी एज में जो है वो चीज़ें जो है वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाता है। अब ये किसी बंदे का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर नहीं है कि आपको फूड एलर्जी क्यों है। एक तो सबसे पहली बात है कि आपको बाय बर्थ मिलती है या आपको जो है वो जीन्स में मिल जाती है, और दूसरी बात कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद नहीं है जो कि आपको एलर्जी या इंटॉलरेंस जो है वो आपको जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हमारी एक भांजी को पीनट की एलर्जी है। जी बिल्कुल, घर के अंदर पीनट्स मूंगफली आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। अब मैं आपको किसी चीज को लग भी जाए ना, बिल्कुल, तो वो
बच्ची रिएक्ट कर नहीं ले जाती सकते, है, बिल्कुल। लेकिन हमारे पूरे खानदान में दूर दूर तक किसी को पीनट एलर्जी नहीं, बिल्कुल। उस एक बच्ची को है, बिल्कुल। जिसकी वजह से हम सबको एहतियात करनी पड़ती आलमंड है। एलर्जी भी होती है लोगों को, हाँ। अक्सर डेथ कोज हो जाती है। अब जिस तरह मैं अपनी बात करूं तो मुझे एप्पल से इंटॉलरेंस है, मैं एप्पल खाती हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा जो आप समझ लें कि स्टमक में इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। मैं अगर ये ग्रेन्स जो है, दालें जिस तरह के हम ले लेते हैं, पल्सेस वगैरह, कुछ सर्टन ऐसे दालें जो मुझे सूट नहीं करती हैं, और मेरी certain बॉडी time पे नहीं सूट करती। नहीं करती सर्टन टाइम पे। मैं उसको रात के टाइम जब भी खा के सो जाती हूँ, अक्सर मेरे पास पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं जो कि उनको सूट नहीं करती हैं ये चीज़ें। तो वो होता ही है कि आपकी बॉडी, अब देखें फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग अक्सर बात करते हैं कि टेबल के ऊपर जो खाना पड़ा हुआ है, वो हर खाने की चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई है। अब दो बहन भाई हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, दोनों बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन जो है वो एक बच्चा जो है वो ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, एक बच्चा जितना मर्जी खा ले वो उसको खाना नहीं लग रहा होता। तो ये हर बॉडी टाइप जो है उसके ऊपर वेरी करता है कि अगर आपको फूड एलर्जी है तो अगर छोटी एज में ही आपको पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तो आप वो उसको जो है उसे कंज्यूम ना करें। अगर मार्केट से भी आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये ग्लूटेन फ्री आप ले रहे हैं या लैक्टोज फ्री ले रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम, अब जिस तरह हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बंदे चीज़ को बच्चों है, की एलर्जी का मैं आपको ज़रूर बताऊंगी व्यूअर्स, छोटे बेबीज़ को कभी कभी दूध से एलर्जी हो जाती है, बिल्कुल। राइट, और माँ के ही दूध से कभी कभी एलर्जी हो जाती है कि अगर माँ दूध की चीज़ें खा पी रही है तो वो बच्चे को जो दूध पिला रही है बिल्कुल, उसके वो आगे अंदर transmit हो उसके अंदर जाती फिर लैक्टोज ट्रांसमिट हो जाती है। तो ऐसे इस कंडीशन में मेरी नीस के साथ हुआ, उसकी जी, जी, बेटी जी। हुई और बच्ची की जो जब वो वॉशरूम होता था तो वो ग्रीन रंग का जी, 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 लेस बिल्कुल, वाला, बिल्कुल। जैसे उसके अंदर वो क्या कहते हैं फ्लेम में, जैसे उसके बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास लेके गई, डॉक्टर ने कहा कि भाई वो पैम्पर लेके आए जिसके अंदर या जो वो लेके आए मुझे दिखाएं क्योंकि समझ नहीं आ रही। पता चला कि बच्ची को एक्चुअली दूध और दूध से बनी अज्जा से एलर्जी बिल्कुल, थी। बिल्कुल। जितनी देर उसने अपनी बेटी को दूध इसके पिलाया, टेस्ट भी होते हैं ना, फिर हाँ, आपको पता चल जाता है। वो टेस्ट किया जी, था जी, तो जी, उन्होंने बिल्कुल। उसी को चेक किया था और फिर उन्होंने कहा कि बेसिकली अब आपने दूध और दूध से बनी अज्जा जब तक आप नहीं बच्ची को फीड करा रही हैं नहीं लेनी है, बिल्कुल, क्योंकि आगे माँ से जो है वो सारी और चीज़ें अब वो ट्रांसफर बच्ची नहीं होती खा हैं। सकती, वो नहीं, वो बिल्कुल। उसको जो अब जब भी कोई खाने पीने की चीज जाती है उसके लिए दूध भी जो आता है वो लैक्टोज फ्री आता है, बिल्कुल, जो मिलता है बड़े आराम से मार्केट में, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जब भी आपको चीज़ कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी चीज़ आपने सर्टन खाई है, आपको सूट नहीं कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल फॉर द टाइमिंग आपको नहीं पता चलता कि आप, अक्सर इस तरह होता है कि आपको 2-3 आवर्स बाद जाके पता चलता है कि आपने जो वो मील्स दूसरी भी कंज्यूम करनी है, आपको नहीं पता चल रहा होता कि किस वजह से आपको इंटॉलरेंस है। तो वो उसका यही होता है कि आप 1-2 हफ्ते बाद जो है वो दोबारा उसको चेक करें, और फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता तो आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लें। और एक होता है पिंच टेस्ट, जिसमें डॉक्टर जो है वो आपकी जो भी स्किन का एक दफ़ा आपका पैच ले लेता है और उससे वो आपको बता देता है कि आपको ग्लूटेन एलर्जी, आप ग्लूटेन एलर्जी नहीं ले सकते, इंटॉलरेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर, तो ये चीज़ें जो है वो आप नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ से इचिंग हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, या IBS के पेशेंट आप लॉन्ग टर्म हो जाते हैं तो डॉक्टर से जो है वो ज़रूर कंसल्ट करें, बजाय आप खुद से जो है वो कंज्यूम करने लग जाएं चीज़ें और अपने आप को जो है वो क्योर करने की कोशिश करें, तो आपका ज़्यादा नुकसान जो है वो होना शुरू हो जाता है। फाइनली एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे पूछना है, जी। सॉरी, जी, जी। क्योंकि मेरे जहन में ये आया क्योंकि कुछ दिन पहले ना किसी ने मेरे सामने कुछ ऐसी बात की जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, फिर मैंने कहा कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट या किसी डाइटिशियन से पूछे बगैर इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी कि भाई तुम्हारे बड़े बेटे को तो ऑलरेडी वेट का प्रॉब्लम है, तो हसन तो पतला सा है, बारीक सा, लेकिन नूर के ना खाने को कंट्रोल करो, मोटी हो रही है। अब वो 3 साल की बच्ची है, अच्छा, वो उतना ही खाती, मतलब वो उसी तरह खाना कंज्यूम करती है जिस तरह जैसे हसन बाकी करता कर है। रहे हैं, बिल्कुल, जिस तरह भी मैंने बात की है कि एक भाई को लग रहा है दूसरे को नहीं लग रहा है। अब नूर का नेचुरली जो है वो थोड़ी सी जिस तरह कहते हैं गुपलू बच्चा है। अब इस उम्र पे मैं उसको अगर डाइटिंग करानी शुरू कर दूंगी, देखिए हेल्दी लाइफस्टाइल, हम उसको फल खिलाते हैं, सब्जियां खिलाते हैं, नॉर्मल खुराक खाती है, सीरियसली उसके जंक फूड उसकी डाइट में बहुत बराए नाम है, बट बराए नाम है, ठीक है। और बाकी बच्चों, और हसन से तो फिर भी कम खाती है नॉनसेंस। जी, 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 हसन को तो काबू करना मुश्किल है, अब 7 साल का है। बिल्कुल। वो 3 साल की बच्ची को हम दूध खाना, मतलब फ्रूट्स Limited वगैरह रख के ये वो, देंगे, नहीं बिल्कुल। मतलब, बट डाइटिंग कैसे कराओ यार छोटे बच्चों को? और आजकल बहुत लोग ये कर रहे हैं, बच्चों के खाने को लिमिट कर देते हैं। देखिए, हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि डाइटिंग जो वर्ड है ना, वो ये है कि हम लोगों ने जो हर चीज़ को है वो रिस्ट्रिक्ट करके खाना है, हमने हर चीज़ को जो वो थोड़ा करके खाना है। हालांकि आप देखें कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको भी हम डाइट करवा रहे होते हैं। तो डाइट में ये नहीं है कि आप हर चीज़ जो है वो एक लिमिट में रह के खा रहे हैं, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं या उसको जो है वो कम करके खा रहे हैं। बिल्कुल मॉडरेशन में जो है वो आप उस चीज़ को ले रहे होते हैं। जिस तरह आपने अपनी बेटी की बात कर रही हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ये बेबी फैट है, ठीक है, और बेबी फैट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है। जब वो प्यूबर्टी की एज पे आएगी तो उसको बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। बट वही वाली बात है ना, लोगों को बहुत बुरी लैक आदत ऑफ होती है। एजुकेशन
मोटिवेशन भी है ना नहीं, एक तरह से बच्चों पे मतलब बच्चों के वजन पे कमेंट करना, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। बॉडी के ऊपर कमेंट करना। अब छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आपने एज लॉन्ग एज आपका बच्चा भाग दौड़ रहा है, बिल्कुल अच्छी हेल्दी मील्स लेता है। बिल्कुल। अब ये नहीं कि आप चिप्स और नगेट्स बच्चे को खिला रहे जी। हैं, बच्चा दूध की भी अच्छी इंटेक लेता है, एक एक्टिव हेल्दी बच्चा है, तो आपको मतलब बच्चों को डाइटिंग, आई एम सॉरी, नहीं आई करानी डोंट अग्री चाहिए। विद दिस। बिल्कुल, एहतियात कर सकते हैं बिल्कुल। ऑब्वियसली, जब बच्चे को अगर हर रोज चॉकलेट खिलाते हैं, उसको बिल्कुल। चिप्स खिलाते हैं, पैकेट्स खोल के दे रहे हैं बच्चों के चिप्स के, दांत टूटने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे तो आप समझ लेंगे बच्चों को इतनी छोटी एज में इस चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट ना करवाएं, लेकिन लिमिट में रह के आप लिमिट में रह। मेरी जान, फाइनली आपका मैसेज, आज हमने बहुत सी बातें की क्योंकि असल में ये रैंडम क्वेश्चंस थे जो बार बार आ रहे जी, थे, जी, जी, तो मैं चाह रही थी कि इनको एक ही मुलाकात में हम कवर कर लें, जैसे जी, कि बिल्कुल। दूध का पाउडर हो गया, उसके अलावा इंस्टेंट नूडल्स बच्चे खाते हैं, उसका बेहतरीन हमने ऑप्शन भी दे बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, फूड एलर्जीज पे बात कर ली। इस गुफ्तगू को समेट दो बेटे। जी बिल्कुल। मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों से ये कहूँगी कि जितना भी प्रोसेस फूड आपको मार्केट से मिल रहा होता है, आप एक तरह से उसको बिल्कुल आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, अपनी लाइफ से आप निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको लिमिट कर सकते हैं। जहाँ आप हफ्ते में जो है वो 4-5 दफ़ा ले रहे हैं, वहाँ पर आप 1-2 दफ़ा लेना शुरू कर दें, और जितने भी आप ये नूडल्स खा रहे हैं या जितने भी चिप्स वगैरह आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं, उनसे बेहतर ये कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें लें, जिसमें आपके पास फ्रूट्स, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती हैं, आपके पास नट्स, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो माओ से भी एक तरह से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो है अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी दे रहे हैं तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से दें, ताकि बच्चों को खाने का भी दिल करे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर You're जॉइनिंग अस, एंड इंशाल्लाह फिर आपको तंग करूंगी मजीद अजीब सवाल पूछते हुए। बट वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स, एक तो बच्चों के ज़्यादा वजन होने पे या कम वजन होने पे प्लीज़ ना कमेंट किया करें। हम बड़ों को तो फैट शेम करते तो है, जो बच्चों को फैट शेम करते हैं ना, बहुत गलत बात है। बच्चों की बॉडी शेमिंग का मतलब है आप बच्चे को एक जहनी मरीज बना रहे हैं, एग्जैक्टली। जो आगे जाके निकलेगा। उस वक्त तो बच्चा चुप हो जाता है या बोटी छोड़ देता है या नहीं खाता या व्हाटएवर। बच्चों को इंसल्ट ना करें। देखिए कि सारी गलतियां मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आपको मना कर रही हूँ। हमजा के साथ मैंने बहुत गलत किया, जब कोई कमेंट करता था उसके वजन पे तो मैं साथ बोलना शुरू होता कि बात ही नहीं सुनता, हर वक्त खाता रहता है। ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल। मैं भी अपनी इस्लाह कर रही हूँ, आप भी अपनी इस्लाह करें अगर आपकी ये आदत है करने की। मैं इसलिए एडमिट कर रही हूँ क्योंकि मैं करती रही हूँ और गलत बात है, नहीं करना चाहिए। बच्चे फेड अप हो जाते हैं। नहीं, फेड अप के अलावा यार मुझसे 2-3 दफा हमजा ने, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे ना 17 का 18 का होने वाला है, कहता है मामा वैसे आपने मुझे बड़ा ना दलील किया मेरे वजन के बारे में। और जब मुझे बताता था बातें तो मैं सोचती थी कि यार मैंने ये बातें कही तो है, बिल्कुल, और मैंने अच्छी बात तो नहीं की, मैंने क्यों अपने बच्चे का दिल। और सच्ची बात है व्यूअर्स, दुनिया पड़ी नहीं है बच्चों के दिल दुखाने के लिए कि हम भी अपने बच्चों के दिल दुखाएं। छोटे छोटे बच्चों को जो हम बातें कहते हैं याद रखें व्यूअर्स, वो बाद में भी उनको याद रहती हैं। सो बेतुका बिला वजह बच्चों को फैट शेम ना करें, बॉडी शेम ना करें। बहुत पतला है बच्चा तब भी कमेंट ना करें, वजन ज्यादा भी है तो जी आपका घर का खाना तो नहीं खा रहा ना। कमेंट करना है तो बच्चे की पर्सनैलिटी पे करें, उसकी पोलाइटनेस पे करें, किसी ऐसी चीज पे कमेंट करें जिससे वो इनकरेज करे। शक्ल, सूरत, रंगत, वजन, ये चीजें छोड़ दें व्यूअर्स। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। इसी नोट पे थैंक यू बेटे। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एलर्जीज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि भाई एलर्जीज का कैसे पता चलाएं, और अगर ऐसी एलर्जीज हैं जो आपकी जिंदगी जीने में आपको दिक्कत दे रही हैं, प्रॉब्लम दे रही हैं, तो उनको कैसे इरेडिकेट करें, उनमें से निकलें। ये ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज हम एलर्जीज़ की बात कर रहे हैं, और जब हम एलर्जीज़ की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम हमेशा एक हर्बल और एक नेचुरल पर्सपेक्टिव भी लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हमारी थोड़ी सी एहतियात से और नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल से हम बहुत से मामलात से अपने आप को निकाल सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद तबीबा मासूमा ज़हरा ने। आप हर्बलिस्ट हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? सदियों बाद नज़र आई, लेकिन शुक्र है नज़र तो आई है लड़की मुझे हमारे शो पे। वैसे तो सोशल मीडिया पे तो बड़ी एक्टिव है आप। अच्छा, आपके साथ हमें ज्वाइन किया हमारी प्यारी आपा ने, जो फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं, लाइफ कोच भी हैं एंड होम एक्सपर्ट हैं। वी हैव इरम नईम विद अस। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आज आप बहुत अच्छी लग रही आज तो आप बिल्कुल गर्ल बन के आई हुई हैं, हेयर स्टाइल भी बिल्कुल गर्ल्स वाला बनाया हुआ है भाई। जुगन आपको मिलना जब आने का होता है ना तो इतनी एनर्जी होती है, दिल करता है उसी एनर्जी के साथ हम आपके पास आए ताकि आपको भी अच्छा लगे और फिर हम खुद तो
अच्छा लगता ही है। अच्छा लगता ही है, बट यू आर लुकिंग लवली। थैक यू जी। बाल कटाए हैं लेकिन जी आप थोड़े से। लुकिंग नाइस। भाई हम नोटिस करते हैं क्योंकि व्यूअर्स भी देख के कह रहे होंगे ना, ओह आपने तो बाल छोटे करा लिए हैं। हाँ जी, जरा कमेंट कर देना। आप तो खैर माशाल्लाह। हैं ही आप, क्या मैं आपको कहूँ, मेहरबानी। मैं आपको शो के बाद कहूँगी। अच्छा चलो, मजाक अपनी जगह, लेकिन एलर्जीज क्या बला है भाई? मतलब नेचुरल होम पर्सपेक्टिव से एलर्जी को हम क्या कहें? देखो, नेचुरल प्रोस्पेक्टिव अगर इसका देखें तो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन जब भी डेफिशिएंट एनर्जी होती है तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन चला जाता है, इम्यूनिटी डाउन जाती है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों के लिए शायद बुरी ना पड़ती हों लेकिन आपके लिए वो सादा चीज़ भी बुरी पड़ सकती है, इसको हम कहेंगे एलर्जीज। यानी आपके जिस्म क्योंकि के देखिए वो अंदर अभी हमें जो समझा के गई हैं डाइटिशियन न्यूट्रिशन, वो यही कह के गई हैं कि देखिए जुगन, इनटॉलरेंस में और एलर्जी में बड़ा फर्क है। एलर्जी तो एक फिजिकल रिएक्शन आपकी वही होती है कि इचिंग से शुरू हुई, गला बंद होना शुरू हुआ, हाइव्स निकल आई, सांस रुकना शुरू हो गया और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, बिल्कुल, या बिल्कुल, एपिपेन इस्तेमाल करना पड़ा आपको। बिल्कुल एक तो वो ऐसे है ही। ना। देखो, ये वही की बात कर रही हूँ। देखो, अगर हम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की बात करें तो जब भी हमें एलर्जेंस को देखना होता है या बॉडी में एलर्जीज़ को देखना होता है तो आपकी बॉडी टाइप को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। और एलर्जीज सब उन्हीं लोगों को होती है जो वाता पैसिफाइंग लोग होते हैं, यानी जिनके अंदर ड्राइनेस एक्सेस होती है, उन्हीं को मुख्तलिफ चीज़ें एलर्जेंस के तौर पर तंग करती हैं। जिस तरह पीनट एलर्जी अगर किसी को है तो वो वाता डोशा पेशेंट्स को होगी, यानी वो लोग जिनकी, अगर आपके कितने शोज़ में मैं बताती भी रही हूँ कि मौसम जिस्म के 3 होते हैं, वाता पिता काफा, यानी खुश्की, गर्मी और ठंडक। जो खुश्की के अमराज रखते हैं या खुश्की के टेम्परामेंट रखते हैं बॉडी का, उनको मुख्तलिफ चीज़ें तब रिएक्ट करती हैं जब इनर ऑर्गन में डेफिशिएंट एनर्जी यानी उनकी खुश्की बढ़ जाती है। अब इनर ऑर्गन कौन सा? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और वेद या यूनानी तिब, हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन कपल ऑर्गन हैं, और इसके डेफिशिएंट एनर्जी यानी जब आप सांस पूरा नहीं लेते, आप आंत पूरी खाली नहीं करते, बेसिकली आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम जब ख़राब होता है तो फिर आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जीज़ का सामना कर सकते हैं। उसमें आपको हाइव्स निकल सकती हैं, एस्थमा और एलर्जी कॉफ हो सकती है, इस तरह की चीज़ें सांस बाकायदा रुक भी जाता है। बाकायदा रुक जाता है, बिल्कुल ऐसे। कभी कभी नट्स जो होते हैं, जैसे वॉलनट्स हैं या पीनट्स की बात कर रही है, उनसे एकदम से चोक हो जाता है। जिससे आप ट्रैवलिंग करते हैं, बाय एयर जा रहे हैं या कहीं, तो उसमें आपके पास कार्ड होना चाहिए, या कहीं भी आप ट्रैवल करते हो कार्ड होना चाहिए आपको किस चीज़ से एलर्जी है, ताकि उसी वक्त उसकी प्रिकॉशन हो जाए। और तो ये दूसरी तो- बात, अक्सर लोग जिनको प्रॉपर एलर्जीज का मसला होता है, जो कंसर्न्ड होते हैं, वो तो जब सफ़र करते हैं, जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जहाँ पे आपको खाना दिया जाएगा, तो वो साथ लेके जाते हैं उस कार्ड को। और बाहर के मुल्क में तो शादियों पे भी जब आपको इनवाइट किया जाता है तो साथ में कहा जाता है कि RSVP प्लीज़ एंड लेट अस नो कि अगर आपकी कोई एलर्जीज या फूड की कोई प्रॉब्लम है। यानी कि कुछ लोग हैं जो फ़िश नहीं खा सकते, या फ़िश किसी चीज़ को लग भी जाए तो वो उस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि उनको रिएक्शन हो जाती है। बिल्कुल और ऐसे। प्रॉन्स की तो बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पे, अक्सर लोगों को पता नहीं होता, तो कहते हैं जी हमने चाइनीज़ खाना खाया, बाज़ों का तिल की एलर्जी होती है हमें, सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स की, तो वो तिल उसके ऊपर डले होते हैं। हम तो चिकन खा रहे हैं ना, हम तिल को तो देख ही नहीं रहे हैं कि बीच में है। एक्चुअली हमें उस तिल से एलर्जी हो जाती है और वो होंठ सूज जाते हैं या नाक स्वेलिंग हो जाती है या सांस ही रुक जाता है। सांस रुक जाता है, गले के इफेक्ट होता है। तो इसके लिए वैसे सबसे अच्छा जो एलर्जी में होता है कि जैसे आपको फील हो कि आपको एलर्जी अटैक हो रहा है तो पानी पीना शुरू करें ताकि वो आपकी बॉडी में से निकले। और साथ में एंटी एलर्जी भी लें। एंटी एलर्जी तो ज़रूरी है। जिसको प्रॉब्लम है और जिसको जेन्युइन सीरियस, अब हम इंटॉलरेंस की बात नहीं करें, हम अच्छा, बहुत- एलर्जीज़ की बात हम कर रहे हैं। एलर्जीज की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका पेट चल जाता है कोई चीज़ खाने से या पेट में मरोड़ पड़ते हैं तो वो हम इंटॉलरेंस कह रहे हैं। उस केस में तो ऑब्वियसली अवॉइड ही करें ऐसी चीज़ें खाना, लेकिन अगर खा लिया तो फिर जहनी तौर पे प्रिपेयर्ड रहें यहाँ कि अब मैं ये थोड़ा होने सा वाला है। जुगन कहूँगी कि कन्वेंशनल मेडिसिन में उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से इलाज होता है, यानी आप अवॉइड करोगे, उन चीज़ों को पीछे कर लोगे, लेकिन उसकी वजह जानना नामुमकिन समझा जाता है कि आप क्यों इससे एलर्जेंट है ये नहीं पता। वैदिक साइंस में और ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमेशा से जड़ निकालते हैं, और जड़ क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि वाता एक्सेस या खुश्की बढ़ जाना या
इसको हम उजलाती तहरीक बोलते हैं, इसके बढ़ जाने को अब उसको कम कैसे किया जा सकता है। वो लोग जिनको एलर्जीज़ है, मैं ये कतन नहीं कह रही कि अपने एसेंशियल मेडिकेशंस को साइड पे रख दें और सिर्फ जब एलर्जी का अटैक हो तो आप ये करें। ये वो चीज़ें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे 120 दिन करेंगे तो आपकी ये एलर्जीज़ बहुत हद तक काबू में आ जाएंगी। उसके साथ साथ आप अपनी अगर खुदा न खासा बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी रेगुलर मेडिकेशन लेते रहें, एंटी एलर्जीज़ जो आप लेते हैं, लेकिन अपनी रूटीन में कुछ चीज़ों को चेंज कर दें। जैसे आपा ने कहा पानी, मैं एक बुक पढ़ रही थी, एक ईरानियन ऑथर की है, उसमें योर बॉडी क्राइज फॉर वाटर, ये इस तरह का ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बॉडी, आपका जिस्म प्यासा है, बीमार नहीं। जिस दिन हमारी आधी चीज़ें ये व्यूअर्स समझ जाएंगे तो आधी से ज़्यादा एलर्जीज़ तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 14 ग्लास पानी पीना शुरू करें, क्योंकि वो आपके लंग्स को और लार्ज इंटेस्टाइन को सूदिंग इफेक्ट देता है। आपको पता है आपकी कोलन को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, आपको पता है आपके लंग्स को पानी चाहिए, और इम्यूनिटी इन्हीं दो चीज़ों से बिल्टअप होती है। आपका पेट अच्छा खाली रहे, आप सांस पूरे लें तो आप अपनी इम्यूनिटी बेहतर करते हैं, तो आप ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, आप किसी चीज़ को रिएक्ट ज़रा देर से करेंगे। उसके साथ नाफ और नाक में तेल डालना, ख़ास तौर पे अगर आप कोस्टल एरियाज़ के ऊपर हैं तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, अगर आप प्लेन एरियाज़ पे हैं तो सरसों का तेल या देसी घी का इस्तेमाल करें, वो नाक और नाफ में डालें। और साथ साथ ऐसी हर चीज़ जिसकी अपनी तासीर खुश्क है, जैसे गोभी, भिंडी, अरवी, माश की दाल, चने की दाल, मछली और बड़ा गोश्त, ये 7-8 चीज़ें जिनसे 120 डेज़ परहेज़ करके 14 ग्लास पानी साथ में लें और करीबी किसी अच्छे तबीब को ज़रूर मिलें ताकि वो आपकी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस कर सके। हाउ इंटरेस्टिंग। यू सी, यही तो चीज़ है कि व्यूअर्स देखें, परमानेंट हल निकालना है या आपने उस वक्त सिर्फ जान छुड़ानी है। वो ये ना कि अब हर बार आपको अगर फॉर एग्जांपल बड़ी बुरी एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है बादाम से, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत इशू होता है इस चीज़ का। आप देखें बादाम तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में डला हुआ होता है। बिल्कुल। सो अपने आप को हील करना एक ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करूँगी, बादाम बहुत कम है कि कभी रिएक्शन दे, बहुत रेयर होगा कि किसी को बादाम से हो, क्योंकि बादाम का आखिरी जो प्रोडक्ट है ना, आखिर में तेल निकलता है। वो चीज़ें जिनके आखिर में तेल या पानी निकलता है, आसान हल एक और बता देती हूँ, वो पीनट तो उतना ही आसान है, लेकिन उसके आखिर में तेल निकलता है मेरी, जिसके आखिर में ऑयल उसका लास्ट प्रोडक्ट या पानी की वाफर मकदार है, वो खुराक एलर्जी बहुत हद तक नहीं करती। और वो चीज़ें जिनके एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं, जैसे पीनट, जैसे काजू, जैसे मछली गरम खुश्क है, तो ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। ऑल राइट, चलिए हम लोग चलते हैं ज़रा इस तरफ। अगर आपा हम आपकी तरफ बढ़े और देखें कि आज हम क्या करें। तो मैं आज होम हम रेमेडी के उसमें आपको बताना चाह रही थी कि जिस तरह से ये मैं सफ़ेदा के पत्ते लेकर आई हूँ, इनको हम वैसे भी तोड़ के अगर स्मेल करें ना, ये देखें तो इनमें से एक बड़ी अच्छी विक्स की खुशबू आती है। तो ये जो है स्मेल जो है, ये हमें ये स्मेल अगर जैसे घर में हम गर्म पानी में इसको उबाल कर एक स्टीम धुनी देते, स्टीम कर लेते हैं ना, जिस तरह से वो आजकल ऑयल्स वगैरह डाल के जो धुनी दी जाती है, ये करते हैं, उसकी बजाय इसकी नेचुरल किया जाए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और तो इसमें आपने इतना मज़े की ये चीज़ है, सफ़ेदे के पत्ते सबसे अच्छे उन लोगों के लिए जिनके आजकल ड्राई कॉफ हो रही है, जिनका नाक बंद है, वो इसकी स्टीम लें तो भी वो बहुत बेहतरीन। और फिर इसका पानी जो है, उसके पानी से आप आँखें धोएं और मुँह धो लें, और उससे भी वो जो एलर्जी का आजकल पोलन एलर्जी जो आ रही है, ये जो अब फरवरी में बहार शुरू हो जाती है, और इससे क्या होता है कि छोटे छोटे फूल निकलते हैं माल्टे के, और ये बहुत ज़्यादा किन्नू के, लेमन के फूल जो होते हैं, इनमें से एलर्जी इनसे काफ़ी लोगों को होती है, मुझे भी चीखें आ जाती हैं। अच्छा। तो उसके लिए ये बेस्ट होता है कि इससे आप अच्छी तरह, अच्छा एलर्जी के लिए ये है कि जब आप बाहर से आते हैं बच्चे और या बड़ा कोई, और उससे छींकें आ रही हैं, तो उससे सफ़ेदे के पानी से जो उबाल के हमने पानी बनाया हुआ, उससे मुंह धो लेंगे या आंखें धो लेंगे तो उससे साफ़ हो जाता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो स्पेशली जिन लोगों को अब जैसे कि घास या किसी चीज़ को हाथ लगाने के बाद रिएक्ट करता है, ये जो येलो कलर का पोलन होता है, ये हमारे कपड़ों पे भी चिपकता है और हमारे साथ स्किन में, बालों में भी आ जाता है।
तो इसलिए सबसे पहले आप उसको मुंह को धोएं, सर को धो लें। और इसमें इसी एक चीज़ आपा मैं ऐड करती जाऊंगी, सफ़ेदा अगर देखें तो ऐसी जगहों पे लगाया जाता है जहाँ सेम पानी ज़्यादा होता है, ये पानी को खुश्क करने के काम आता है। इसी तरह बॉडी में, लंग्स में अगर आपकी गुद्दी तहरीक है यानी आपके अंदर बलगम ज़्यादा बनती है, चेस्ट कंजेशन है, तो 5 पत्ते सफ़ेदे के, 5 अदद लौंग, इनको उबाल के उसकी डेली रात को स्टीम लेने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब अच्छा, एक चीज़ मैं जो ये कर रही हूँ, मैं सिर्फ वैसे आपको बता रही हूँ कि जैसे कि ये टी ट्री ऑयल है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, जी जी, ये देखिए साइनसेस को भी खोल देता है। तो मैंने इसीलिए, जैसे कि ये मैंने आपको इसीलिए जला के दिखाया, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पर्पस क्या है। देखें, ये आपको अक्सर मिलते हैं आजकल मार्केट के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर ये जगह होती है और ऊपर आप जला सकते हैं, ठीक है, जिसको हम इंसेंस बनाते हैं। नीचे आपने इस तरह छोटा ये कैंडल लगा ली, टी लाइट, ऊपर आपने, और इतना कोई ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन वो ऑयल को इतना गर्म कर देता है कि वो, अच्छा मैं हमेशा क्या करती हूँ, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल के ना, अगर मैंने 2-3 घंटे के लिए जलाना है, उसमें फिर मैं पानी डाल देती हूँ। तो आपने पानी, क्योंकि वो प्योर स्मेल जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा बताइए आप कि ये आप क्यों लेके आए? ये जिस तरह से लोग कंप्यूटर के पास, अब छींकें भी आ रही हैं, जुकाम है, फ्लू हुआ है, और हम काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में और कहीं भी बैठे हैं कंप्यूटर में, साथ आप ये रख दें, बच्चे स्टडी कर रहे हैं शाम में, तो उस वक्त ये रख दें, तो उससे ये होता है कि उससे जो नाक में इरिटेशन हो रही है या आँखों में, ये इसके लिए हीलिंग होती है, ये बहुत आराम दे देता है। ये अगर थोड़ा सा गरम करवा, ये गरम करवा दूं? अच्छा जी, कोयला भी हम गरम, कोयला, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद इससे ये कोई भी ऑयल आप खुशबू आपका बड़ा पीस, छोटा पीस? छोटा करवा दें, जल्दी हो जाएगा। इतना पीस? जी जी, बस ऐसे मैं बताऊंगी थोड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर हम अगर किसी के पास ये कंटेनर नहीं है, तो आप आराम से इसी तरह पानी में उबाल के अपने पास रख सकते हैं। थोड़ी देर वो उबला हुआ होगा, उसकी स्टीम आ रही होगी, उससे भी इनहेल करेंगे, आपके नाक जो हैं, अच्छा हमारे नाक को नाक हम जब उसे सूंघेंगे और उससे नाक में इरिटेशन होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, गले को आराम आ जाता है। ये बहुत सूदिंग होता है एलर्जीज़ के लिए। ठीक है, एलर्जी के लिए दवाई लेना अपनी जगह, लेकिन ये होम रेमेडीज़ करना अपनी जगह होती हैं। इसी तरह मैं आज एक आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बखूर का। अच्छा, ये जो है, ये जब घर में हमारे आपको भी पता होगा किस तरह से घरों में जब सेप्टिक हो जाता है या घरों में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको मारने के ये काम आता है हर्बल। इसमें हर्बल जो है वो तो सांप को, बिच्छू को भी भगा देती है जी, और ये तो सुन्नत भी है, सुन्नत जी बिल्कुल। हर्बल भी, और एक और भी चीज हर्बल के साथ गूगल भी इसमें डले हुई है। जब कोविड का मामला था ना, गूगल है, तो हर्बल और गूगल हम लोग डेली करते थे। हाँ जी बिल्कुल, एलर्जीज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इससे ये होता है कि जो घर के अंदर एलर्जी आई हुई होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह, और इसमें हम कोई भी खुशबू और भी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें देखें भाई मुझे कोई स्टील की चीज दे दे जिसके ऊपर मैं इसको रख दूं, बिकॉज इसको मैं धनिया, और ये मैंने ये धनिया और ये इसकी अब स्मेल देखें। ये अब धनिया कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जहाँ पे आपको हाइव्स आ रही हैं, बिल्कुल, जहाँ पे आपकी जिस्म में गर्मी के एलिमेंट हैं, यानी हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ हाइव्स आनी शुरू हो गई हैं, धब्बे पड़ने लगे, हल्की सी खारिश करने के बाद जिस्म बहुत ज़्यादा जगह जगह से लाल रंग का फूल जाता है, तो वहाँ पे अगर आप धनिया का इस्तेमाल करें खाने पीने में भी और धुनी देने में भी, तो ये बहुत बेहतर रहता है। बिल्कुल, तो इसी तरह ये भी है जी। अच्छा, ये इसको आपने कहा था कि मैंने हीट करना है, तो अब मैं इसको हीट करके क्या करूँ आपा? इसको किसी इस बोल कंटेनर में डाल के ले, हाँ इसी में ले, हम इसे धुनी देंगे ना। एलर्जीज के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी हल्दी भी तो आप हल्दी भी होती है, बहुत अच्छी रहती है। जिस तरह से मैं एक छोटा सा ये मेरे कावा बना हुआ है जी, तो ये मैंने बनाया ये था जैसे कि मैं जी, इसमें हम इसके ऊपर ये डालेंगे। ये देखें, हर्बल वाली जो मैंने धुनी लेकर आई हूँ, गूगल हर्बल, इसमें 7 चीज़ें होती हैं, अजवाइन भी होती है। और देखें ना, ये जैसे कि आपने ये किया ना, अब आपने इसको ऐसे किया और इसको फिर आपने पूरे घर में, ये तो मैंने थोड़ा सा किया, यूजुअली बेहतर होता है कि किसी स्टील की कौली के अंदर करें, ठीक है। मैं इसमें इसलिए करती हूँ बिकॉज मुझे ये महसूस होता है कि ये सेफर है, क्योंकि इसका पीछे हैंडल होता है। लेकिन फिर बच्चे शच्चे ना छोटे घूम रहे हो घर, नहीं, आप ऐसे घुमा के थोड़ा सा घुमा के आपने ना बेसिकली इस तरह करके ना पूरे घर के अंदर, अभी तो ये इसके अंदर इतना धुआं इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि ये अभी इतना मैंने इसको
को हीट नहीं किया था, बट इतनी को मैं बल्कि पूरे सेट पे देने लगी हूँ। आप अपनी बाकी की बात करें। हाँ जी। और अच्छा, इसको देने से पूरे घर में, अच्छा जिन घरों में नमी होती है और नमी से भी छींकें आती हैं, उसके लिए ये धुनी बहुत अच्छी होती है। और इसके लिए बहुत अच्छा है जुगन कि अगर हम ये धुनी हर बच्चों को, खास तौर पे बच्चों को, बड़े खुद अपने कपड़ों के नीचे से इसको अच्छी तरह से स्टीम दें। अपने अरब कंट्रीज में तो बिल्कुल करते हैं। अबाया के अंदर आप देखोगे कि वो खुशबू क्या होता है कि ये एंटीसेप्टिक है, ये आपको साफ कर लेता है, ये आपके सारा जरासीम को दूर कर देता है और आपको एलर्जी से बचाने में बहुत काम आता है। बड़ी खूबसूरत है ना, बहुत ही मजे की होती है हल्दी की हल्दी। अच्छा, इसके साथ अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम बता रहे थे कि स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, नाक में इरिटेशन होती है, तो ये मैं कोकोनट ऑयल लेकर आई थी। तो इसमें आप थोड़ा सा अपने हाथ पे कोकोनट ऑयल पानी में मिक्स करके नाक में लगा दें, तो उससे भी जो इरिटेशन होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। जो बहुत छींकें आ रही होती हैं उससे बेहतर हो जाता है, उससे आराम आ जाता आपा है। हल्दी से मैं भी एक चीज़ बता जी दूं बिल्कुल, साथ आप में। बताएं। बल्कि हल्दी जी बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल इफेक्ट रखती है। हल्दी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हल्दी दूध बहुत पीते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो व्यूवर्स, फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि हल्दी काली मिर्च के अलावा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको अपने एलिमेंट्स प्रॉपर नहीं दे के जाएगी। हल्दी दूध बनाने का तरीका ये है कि 1 गिलास अगर दूध है, आधा कप पानी ले लीजिए, 5 अदद काली मिर्चें, 1 चम्मच छोटा हल्दी का, इसके साथ उबाल लें अच्छी तरह से। जब उबल जाए, 1 कप रह जाए, तो इसके अंदर एक किसी किस्म का ऑयल डाल के ज़रूर पीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेहतर घी भी है डाल सकते और घी हैं। का इस्तेमाल करें। थोड़ा बेहतर सा है कि 2-3 अगर ड्रॉप आमंड ऑयल डालें। डालें, क्योंकि उसकी ब्लड सेचुरेशन बहुत कम है और ये आपका फिर वो गोल्डन मिल्क बनेगा जो इफेक्ट देगा। बाकी जब सब पियेंगे तो ये बॉडी में गर्मी पैदा कर देगा बजाय इन्फ्लेमेशन कम करने के। तो काली मिर्च इसके साथ बहुत जरूरी है। काली मिर्च ये हमारे पता नहीं है, वैसे लोगों को इस वजह से वो कहते हैं कि हमें भाई मैं फायदा तो नहीं यही होगा। बना के देती हूँ, बट मैं यूजुअली जब बच्चों को देती हूँ ना, काली मिर्च नहीं डालती। नहीं, काली मिर्च काली आप मिर्च के पका बगैर लें। हल्दी का एक एलिमेंट है क्यूक्यूमिन, जो बेसिकली हमें पहुंचाना होता है, और वो काली मिर्च के बगैर पहुंचता नहीं। तो आपको कुटी हुई काली मिर्च नहीं डालनी। नहीं, मैं गोले दाने डाल देती हूँ और फिर निकाल लेती हूँ, छान लेती हूँ। छान लें, ये तो सब कुछ छन ही जाएगा, कोई लेकिन देने से पहले उसमें किसी किस्म का ऑयल का कंटेंट अंदर होना लाजमी देसी है। घी। अगेन देसी घी, या उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल डालना चाहते हैं, कोकोनट ऑयल दे दें। वो हम शॉट्स पीते हैं ना, कीटो डाइट में लोग यूजुअली शॉट्स पीते हैं, कॉफ़ी शॉट्स। तो मैं आपको कहती हूँ कॉफ़ी शॉट्स के बजाय गोल्डन मिल्क शॉट ले लो, तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा, कि कोई नुकसान नहीं कोकोनट देगा। ऑयल बहुत अच्छा रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि कोकोनट ऑयल आपकी बॉडी में जाके नरिश करता है, और वैसे भी मतलब जो ड्राइनेस हुई हुई होती है वो पानी के साथ उसको आप एलोवेरा भी लाई हैं? जी, एलोवेरा का था ये कि इसके साथ को स्किन एलर्जीज के लिए बहुत एलर्जी, लेकिन इसको एलोवेरा को एक दफ़ा आप इस जगह पे लगा के चेक कर लें, एलर्जी तो नहीं है। बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, तो मैं इसके गूदे को कहती हूँ कि गूदा लेके उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करें और वो आप लगा लें एलर्जी वाली जगह। और बाय द वे हमेशा इसका आखिरी हिस्सा जरूर उतार, जब क्योंकि उसमें से सारा वो पॉइजनस एरिया निकलना तो आपके इसको और इसको इकट्ठा मिक्स करके और उसके बाद उसको आपने अपने जहाँ जहाँ आपको रैश हुआ है वहाँ लगा लें, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। और बाय द वे हाँ, बिकॉज मैंने ना आप एक बात बताऊँ, मेरे ना जब एक दफ़ा सनबर्न हो गया था ना, मैं हम लोग शूट कर रहे थे उधर, क्या है उसका नाम, आप वो मतलब क्या है उसका नाम, सिंगापुर, मलेशिया, वो पूरा ना एक वो क्रूज शिप के ऊपर ना हम शूट कर रहे थे। तो वो कोई 8-10 दिन का था और हम लोग रुकते थे हर 2 दिनों के बाद। लो जी, मुंह जल गया, शूट कर रहे थे ऑब्वियसली, सी डायरेक्ट वो व्हाटएवर, मुंह सड़ गया। अच्छा, अब समझ नहीं आ रही है कि क्या करें। उन्होंने कहा जी 1st डिग्री बर्न है, 2nd डिग्री तो नहीं है, बट 1st डिग्री तो है, और हमें थोड़ा सा ना इसको एहतियात से लेके चलना होगा। तो उसने बंदे ने ना मुझे, जो डॉक्टर था उधर शिप पे, उसने मुझे एलोवेरा पकड़ा दिया। मैंने कहा इससे मैं क्या करूँ? कहते ये एलोवेरा जेल लगाएं आप, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, वो इसी तरह मैंने घर पे किसी को मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उसमें ना हल्दी और इसी तरह ना ऑयल मिक्स कर, उसमें हल्दी और ऑयल मिक्स किया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लिटरली 1 दिन में सुकून आ गया था। ये हल्दी और 1 दिन में आ गया था। वो जो बर्निंग फीलिंग थी ना चेहरे पे, वो बहुत बेहतर हो गई थी। तो सन बर्न का तो बेहतरीन हल है एलोवेरा ऑयल और अपना हल्दी। एग्जैक्टली, वो बर्न नहीं हुआ होता है। जब हमारे जिस्म वो फूल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं, आंवले बन जाते हैं आप जिस्म सोचिए पूरे मुंह फेस मेरा बर्न हो गया था, और कितना वो और होता है आग निकले मुंह से, ऊपर से बेस लगानी क्योंकि ड्रामे की शूट है। उफ, मुंह सड़ गया, मुझे कान मेरे जले, मुझे समझना है कि मैं क्या करूं। फिर फाइनली ये एक सोल्यूशन किया था। कितना अच्छी चीज़ है।
अच्छा, उसके बाद देखें हम डॉक्टर या कोई भी हमें स्टेरॉइड्स दे देते हैं बॉडी पे लगाने के लिए भी, तो वो नुकसानदेह होते हैं। बॉडी में से भी आपकी स्किन के अंदर ही जाने हैं ना, जब हम खाने के लिए, इसलिए बेहतर है कि हम होम रेमेडीज़ पहले करें और हल्की एलर्जी की मेडिसिन लें। जब आपको एलर्जी हो जाती है तो टाइम लेती है ठीक होने में, तहम्मुल से आराम से उसका इलाज आस्ता आस्ता करते अच्छा, रहें। यहाँ पे मैं कहूँगी कि बेस्ट तरीन जो नेचुरल फॉर्म में आपको स्टीरॉयड मिलता है वो लौंग से मिलता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 2 टैबलेट अगर स्टीरॉयड्स की हैं तो 1 लौंग से वो काम पूरा कर देता है। तो लौंग की ये स्टीम जो है लेना, ना, लौंग हाँ, ये मैं लेकर आई हूँ। ये इसमें लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और फक्की नहीं, ये चाय का है, कहवे का है। अब कहवा बनाएं, इसका थोड़ी सी इसमें काली मिर्च भी डली हुई है, थोड़ी सी हल्दी डाल के तो 1 कप कहवा, तो ये आधा चम्मच से भी कम। ऐसे में तो चुटकी डाल लो तो काफी, चुटकी डाल लो और इसका कहवा बना लें। तो वो ये आप जो कह रही हैं लौंग, ये वाकई बहुत इफेक्टिव होता है, एलर्जीज में बहुत हेल्प कर रहा है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ये चीज़ें हटवाते हैं और ब्रेक के बाद और अपनी सिर्फ खुशबुएं वगैरह रखते हैं। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने एक्यूपंक्चर का भी जानना है। मैंने सुना है एक्यूपंक्चर से अपेरेंटली और चाइनीज़ मेडिसिन में भी तरीके हैं एलर्जी से निकलने के। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में भी नज़र डालनी ज़रूरी है। कुछ मैक्सिकन सा तैयार हो रहा था जी, रेडी है जी। चिकन रोस्टेड मैक्सिकन रेडी है और साथ गार्लिक राइस। और टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, आपको पता चलेगा इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत ही डिलीशियस है। अच्छा नूर जी, आपके पास ना वो प्याज का पानी बॉईल हुआ था, ज़रा वो 1 सेकंड दिखाएंगी हमारे व्यूअर्स को। मैं चाहूँगी कि एक चीज़ रह गई थी इरम आपा की, उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लें। अब ये आपने फुल जो है प्याज डाल के ना, उसके अंदर एक प्याज है उसके अंदर, और ये प्याज का पानी उबाला हुआ है, राइट? अब ये बालों के लिए अच्छा है क्या? नहीं, ये जैसे हम खाना ऐसा खा लेते हैं हैवी होता है, या आपके स्टमक में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जिस अब ये सीज़न चेंज हो रहा है तो इसमें स्टमक को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये प्याज का पानी बहुत इफेक्टिव होता है। अमूमन हम कहते हैं कि जब पेट ख़राब है तो प्याज का पानी पी लें, तो कच्चा प्याज का पानी पिया नहीं जाता। तो अब अगर उसको उबाल लें तो उसका जायका ही फ़र्क हो जाता है, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और इसी तरह होता है जिस तरह से हम यखनी में प्याज डाल के उबालते हैं ना, ये उसी तरह का होता है। इसमें गोश्त चिकन वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्याज को डाल के उबाल लिया। इसके साथ अगर अपने कहवा बनाना है तो आप इलायची डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल दें, और ग्रीन टी थोड़े से पत्ते या ब्लैक टी के 1 चुटकी डाल के उसका कहवा पी लें। तो ये एलर्जी जिस तरह से एकदम से आपको लगता है कि आपने बाहर से आए आप, या घर में आपको किसी चीज़ से, गर्द से, किसी भी चीज़ से छींकें आनी शुरू हो गई हैं, तो ये कहवा लेने से आपके सारी बॉडी को आपको आराम आ जाएगा। इसको स्लोली पी लेना है, बस आधा कप आपने, तो उससे गला साफ़ हो जाता है, पेट भी ठीक रहता है। एक्चुअली स्टमक में एलर्जी के एलिमेंट्स जब जाते हैं तो देर तक रहते हैं, तो उसके लिए कि पानी पी लें, कहवा पी लें। तो अगर पानी नहीं ज़्यादा पिया जा रहा तो अब ये वाला कहवा ज़रूर पी लें, इससे एकदम से फ़र्क पड़ता है उस एलर्जी को। अमेजिंग। चलो वो वाली बात खत्म हो गई। एक्यूपंक्चर का क्या अमल दखल है इन चीज़ों में? देखिए, एक्यूपंक्चर बेसिकली आपकी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने के काम आता है। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे मैंने बोला कि वो मेन रूट कॉज होता है स्किन एलर्जीज़ के अंदर, बॉडी के बाकी एलर्जीज़ के अंदर। तो उसके साथ एक्यूपंक्चर जो रोल प्ले करता है वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डिंग के लिए बहुत मेजर रोल है एक्यूपंक्चर का। उसमें हमारे तकरीबन 12 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग पॉइंट्स हैं। आप अगर वो रेगुलर लगवाते हो, जिसमें लंग 7, ख़ास तौर पे लंग 7 ये पॉइंट अगर दिखा दें, एलर्जी हुई है तो LI4 ये वाला पॉइंट ऐसे करके अगर आप दिखा दें तो वो फिर वहाँ नज़र आता है। अच्छा, अगर ये वाला, जैसे आप हाथ को बंद करते हैं, ये उभार एक बनता है हाथ के ऊपर, इस जगह पे यहाँ ये क्रीज जहाँ ख़त्म होती है, यहाँ ये पॉइंट है, इसको कहते हैं LI4। ये लार्ज इंटेस्टाइन 4 पॉइंट है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करें, तकरीबन 10 से 15 बार। उसके बाद रिस्ट क्रीज के साथ ही 2 इंच यहाँ पे छोड़ के, लेफ्ट और राइट बोथ पे हो सकता है। तो और इसका एक और आसान तरीका इसको लोकेट करने का है कि आप अपने हाथ को ऐसे रखें, इंडेक्स फिंगर जहाँ आपकी आके रुक जाए वो है इंडेक्स फिंगर। यहाँ पे ऐसे आपने क्रॉस किया, अपने हाथ को इस जगह रखा, जहाँ इंडेक्स फिंगर रुक गई ये है लंग 7 पॉइंट। ठीक है। लंग 7 बेहतरीन है आपके लंग्स की एलर्जी के लिए। जो एस्थमेटिक बच्चे हैं, ख़ास तौर पे माएँ अगर बैठे बैठे उनको इस तरह से
प्रेस करने शुरू कर दें तो ये बहुत फ़ायदा देता है। इसी तरह आपकी कोनी के पास जब आप कोनी को 190 की डिग्री के ऊपर रखेंगे तो जहाँ क्रीज़ ख़त्म होती है दैट इज़ LI4 लार्ज इंटेस्टाइन 11, ये पॉइंट दबाने से, ये 3 मेजर दोनों साइड के पॉइंट्स हैं कि जो आपकी एलर्जीज़ के अंदर बहुत बेहतरीन काम करते हैं। हम इसको क्या करते हैं कि ऑब्वियसली अगर आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर की, एक्यूपंक्चरिस्ट की ज़रूरत है। सिर्फ प्रेस करने से आपको प्रेशर से ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इन जगहों पे निडल्स लगाते हैं और उसका इलाज करते हैं। अच्छा, एक और ख़ूबसूरत चीज़ परवरदिगार की आपको बताऊं कि आपकी जो नाफ है, हमारी फील्ड के अंदर नाफ आपका बेहतरीन डिटेक्टिव एरिया है फॉर एलर्जेंस। आपको जिस चीज़ से भी एलर्जी है हम नाफ पे रख के आपकी बॉडी की इम्यूनिटी चेक करते हैं। वो स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर तरीका है जिसके अंदर हम उसी वक्त फौरी तौर पे पेशेंट को बता सकते हैं कि आप इस चीज़ से एलर्जीज़ हैं, आपको किसी मेजर आपको टेस्ट पे नहीं जाना पड़ता और उसी के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी बिल्ड की जाती है। हाँ, मेरा भी चेक कर लो प्लीज। फॉर श्योर, आ जाओ। आई थिंक आई हैव टू कम, बिकॉज बात ये ना, मुझे कभी कभी ना कुछ चीज़ों से रिएक्शन हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों। एंड आई लाइक, जैसे कि मैं हमेशा से आई हैव बीन क्लियर ऑन द फैक्ट कि मुझे ग्रेप फ्रूट से कोई मसला है। ग्रेप फ्रूट का जूस भी मेरी स्किन पे लग जाए तो लाल रैशेस बन जाते हैं। ग्रेप फ्रूट क्या करता है, वो खुश्की पैदा करता है। जहाँ पे भी खुश्की का एलिमेंट होगा वो आपको आई एम ऑलरेडी वेरी ड्राई स्किन है। वाता तो हो आप, वाता बॉडी टाइप होती है, ऐसे बेचैन लोग टिक के तो बैठते नहीं हैं लोग, तो हमें ग्रेप फ्रूट ना खिलाएं तो बेहतर है। नहीं, ना खाएं तो बेहतर है। आपके लिए सबसे बेहतरीन इस सीजन में, खास तौर पे अपकमिंग स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन का भी बता दें साथ साथ कि क्या करें। अच्छा, बेली बटन के अंदर तेल वाली एक बात बता दें। नूर और हसन आजकल बहुत खांस रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि भाई नूर को तो तुम मालिश करते हुए डालती हो बेली बटन, 3 साल की होगी उसकी मालिश ही नहीं खत्म हो रही। एनीवे, तो वो हसन साहब जो हैं, क्या उसके भी बेली बटन में अभी तक डालूं? ये एक रिचुअल है जो क्योंकि बचपन में मैंने सब बच्चों के डाला है। हमजा भी 6-7 साल के थे तब तक डाला है, क्या अभी भी 7 बिल्कुल डालना चाहिए। आप देखो ना, आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरियात बढ़ती हैं, घटती नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ बचपन में हम 40 दिन के अंदर, छिले के अंदर बच्चा या 1.5-2 महीने का बच्चा, मैक्सिमम 6 महीने तक तो हम रोज़ उसकी मालिश करते हैं। रोज नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़कर उसकी मालिश करते हैं। जब उसको वक्त के साथ साथ जरूरत है फिर वो मालिश, हम तो मैडम की डेली अभी भी मालिश कर रहे हैं। वो मालिश जो कहते हैं इसकी मालिश ही नहीं खत्म होनी। मैंने कहा नहीं, शी इज अ प्रिंसेस। यस, अब देखा ये वाली बात कि हम वक्त के साथ साथ उसको ज़रूरत नहीं अपनी समझते हैं कि ये बहुत बड़ी कोई लेविश चीज़ है जिसको हमने करना है। मालिश आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। उससे फिर आपको बच्चों की हर हड्डियां सूरत में, मजबूत होती बच्चे हैं। क्या बड़े क्या, हमारी एज बड़े में भी एज हफ्ते में एक दफा तो मालिश करा लो, गिट्टे गोटे तो खिलवा लो। अब ये होता है जी, हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो जाके मालिश करे। ये एक बहनें आपस में एक दूसरे की कर सकती हैं, कुछ ना अम्मी करें की तो आप कर दें। आप खुद ऑयल लेके नहाने से पहले अपनी बॉडी के यार ऊपर सारा ऑयलिंग कर बचपन सकते नानों हैं। के और दादों के पाँव दबाए। बिल्कुल ऐसे ही। अब बिल्कुल बच्चों को भी डाल सकते हैं, बड़ों को भी डाल सकते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है। अगर मैं 5 चीज़ें कैलकुलेट कर दूं कि ये वो चीज़ें जो ट्राइडोशिक है, जो हर किसी को करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के निहार मुँह 1 गिलास पानी का पीना। अब वो पानी अगर मैदे में तकलीफ़ है तो उसके अंदर थोड़ा सा रात को पुदीना, धनिया और अनारदाना डाल लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें देखिए मुझे मासूमा से कितना डर लगता है, पूरा ग्लास पानी का खत्म करने लगी। इसबगोल का छिलका डालें, लेकिन 1 गिलास पानी से ज़्यादा पानी नहीं पीजिए। दूसरी चीज़, रात को सोने से पहले नाक और नाफ के अंदर जो है वो आप कोशिश करें कि ऑयल ज़रूर लगाएं। आप अगर कोस्टल एरियाज़ में हैं तो कोकोनट ऑयल, अगर आप पंजाब जैसे इलाके में हैं तो देसी घी का इस्तेमाल करें। कराची वाले अगर आप सहराई इलाकों में हैं तो जैतून का तेल इस्तेमाल करें। तो अपने इलाके के अंदर मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करें। हमेशा वो ऑयल क्या यूज़ करना है? सरसों का तेल या फिर देसी घी। देसी घी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब 2 चीज़ें होगी। पहली चीज़, सुबह उठ के निहार मुँह पानी पीना, रात सोने से पहले नाक और नाफ में तेल डालना। तीसरी चीज़, सुबह उठ के पानी पीने के बाद 1 चम्मच कोकोनट ऑयल को मुंह में लेके उसको अच्छा सा स्विच करें। हाय, सारे मुंह के मसले खत्म हो जाएंगे। सब खाली मुंह के मसले नहीं होंगे आपकी। और बाय द वे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एक रिचुअल बना देंगे आपके घर में, ये होना चाहिए। और वेस्ट में तो बड़ा भी कूल बन गया ना कि ओ यू शुड यूज ऑलिव ऑयल टू गार्गल विद। ओ भाई, हम ये हमेशा से कहते हैं, ये कर लें। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल करें। 4 चीज़ें होंगी। और 5वीं चीज़, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें, मूवमेंट लाएं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको कोई मसले हो ही नहीं सकते। और हमेशा, जैसा प्रोग्राम के शुरू में भी कह रही थी, कि आपका जिस्म प्यासा है, बीमार नहीं। जिस दिन हम ये समझ गए तो आधी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी।
तो स्टेटमेंट आपने बोली है, लेकिन इस पे मैं किसी और दिन तबसरा करूंगी। थैंक यू सो मच, आपका भी थैंक यू सो मच मासूमा जी, आपका भी। एंड शेफ़ नूर किचन में भांडे बर्तनों के साथ खेल रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ये जो सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं, रेमेडीज़ जो आपके साथ शेयर करते हैं, ये टोटके नहीं है, ये प्रॉपर रेमेडीज़ हैं, ये आपके मसलों के हल हैं। तो एटलीस्ट इनको ट्राई तो करें। ज़रूरी है कि एलोपैथिक मेडिसिन ही अपने सिस्टम में डालनी है। देखिए, जो चीज़ आपको प्रिस्क्राइब्ड है, डॉक्टर ने कहा है अगर खुदा ना खासा एलर्जिक रिएक्शन हो, आपने एपी पेन अपना लगाना है, वो आपने लगाना है। हम आपको कहते हैं कि जी डायबिटीज़ में आसानी के लिए और ये चीज़ें आप करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसुलिन छोड़ दें। तो बात ये है कि आप अपने जो दूसरे इलाज करते जाएं, साथ साथ इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करें। इससे अगर आपको सुकून मिल जाता है तो फिर आप छोड़ सकते हैं एलोपैथिक इलाज, लेकिन वहाँ से डॉक्टर से इजाज़त लें। जिस तरह तबीब आपको बताता है कि ये चीज़ें करें, इतनी देर के लिए करें, उस तरह डॉक्टर ने जो बताया वो पूरा करें, या फिर तबीब और मौलिज को कनेक्ट कर दें ताकि वो मिल के आपका इलाज करें। लेकिन खुद कोई चीज़ छोड़नी, ऐड माइनस नहीं करनी। जहाँ पे मेडिकल इलाज चल रहा है, हम बार बार ये डिस्क्लेमर देते हैं कि वो प्लीज़ अपनी जगह आपने तरीके से लेके चलना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कल मुलाकात होगी। आपका सबका शुक्रिया और हमारे व्यूअर्स का शुक्रिया जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। खुदा हाफिज़।